अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम एसएसटी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप अपनी बुक देख लिए। आपकी बुक का नाम है सोशल प्लानिट क्लास 6 एसएसटी। ठीक है, आपकी ये क्लास 6 की एसएसटी की बुक है। बुक का नाम है सोशल प्लानिट। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आप एनुअल का सिलेबस देख लिए। तो यहाँ पर कंटेंट ओपन कर लिए जल्दी से। चलिए, और आपको हमने ऑलरेडी सिलेबस तो मार्क करा दिया है, एक बार आप दोबारा देखिए। जैसे कि हमने जब पिछली बार आपको पढ़ाया था तब हमने बताया था कि एनुअल में आपकी हिस्ट्री में, सिविक्स में, ज्योग्राफी में कितने कितने चैप्टर है, कौन कौन से चैप्टर आ रहे हैं। तो हमने बताया था हिस्ट्री के अंदर आपको कि आपके 2 चैप्टर आ रहे हैं एनुअल के अंदर। क्या हिस्ट्री में हमने आपको 2 चैप्टर बताए थे एनुअल में जो आएंगे आपके, यानी जो आपके एनुअल फाइनल एग्जाम होंगे उसमें आपके 2 चैप्टर्स आएंगे। कौन कौन से? चैप्टर नंबर 9 और 10। चैप्टर नंबर 11 जो है ये कल्चर एंड साइंस, ये वाला आपको खुद पढ़ लेना है कि आसान चैप्टर है, छोटा चैप्टर है, इसलिए ये एग्ज़ाम में तो नहीं आएगा मगर आपको पढ़ना चाहिए। ठीक है, नॉलेज होनी चाहिए आपको, इसलिए कह रहे हैं कि इसे आप घर पे ज़रूर पढ़ लीजिएगा अपने आप। एग्ज़ाम में नहीं आएगा, इसे तैयार नहीं करना है, इसे याद नहीं करना है। ठीक है, बस 9th और 10th इसी में से ही 2 चैप्टर्स में से एग्ज़ाम में आएगा, तो सिर्फ यही दोनों चैप्टर आपको तैयार करने हैं। चलिए, आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 9 की। चैप्टर नंबर 9 जो है इसमें हमने पार्ट 11 इसका कंप्लीट करा दिया था। पार्ट नंबर 12 हमने लिख दिया था वहाँ पर स्टार्टेड, और हमने वो पढ़ाया नहीं था। ठीक है, जो कि आज हमें करना है पार्ट नंबर 12। तो चैप्टर नंबर 9 होगा आज हिस्ट्री का। उसके बाद ज्योग्राफी का सिलेबस देख लीजिए। तो ज्योग्राफी में हमने बताया था, ज्योग्राफी में चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 8 ये 2 चैप्टर्स आपके PA2 में आएंगे, सॉरी एनुअल में आएंगे। ठीक है, जो आपका फाइनल एग्जाम होगा उसमें कौन कौन से चैप्टर आएंगे? 7 और 8, ये दोनों चैप्टर आपको फाइनल एग्जाम के लिए, जो आपके एनुअल एग्जाम होंगे उसके लिए तैयार करने हैं। फिर आ जाते हैं हम सिविक्स पे। सिविक्स में भी हमारे 2 ही चैप्टर हैं, एक है चैप्टर 7 और 8। ठीक है, अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन और रूरल एंड अर्बन लाइवलीहुड्स, ये हमारे एनुअल के दोनों चैप्टर्स हैं। ठीक है, तो आज सिविक्स का तो हमारा भी बाकी रह गया है, ऐसी ज्योग्राफी का रह गया है, मगर हमारा हिस्ट्री चल रहा था। तो हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 9 जो है इसका हमने आधा चैप्टर आधे से ज़्यादा ही कर लिया था, थोड़ा सा रह गया था, तो हमने वहाँ लिख दिया था कि पार्ट नंबर 12 में करेंगे हम। तो पेज नंबर 55 पहले आप ओपन कर लिए, स्टार्टिंग से देखते हैं। पेज नंबर 55 ओपन कर लिए। ओके स्टूडेंट्स, तो पेज नंबर 55 ओपन करिए, जहाँ हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है। ये वाला चैप्टर तो हमने कट करा दिया था। ठीक है, लाइफ इन टाउन्स एंड विलेजेस, ये हमारा चैप्टर कट हो गया है ना, हमने कट करा दिया है। तो पेज नंबर 55 ओपन कर लिए। डायरेक्ट हमने यहाँ से शुरू किया था, ट्रेडर किंग्स एंड पिलग्रिम्स। देखो, जब हमने ट्रेडर किंग्स एंड पिलग्रिम्स स्टार्ट किया था चैप्टर नंबर 9, तो हमने बताया था कि ये पार्ट नंबर 11 है। तो आपने ये पार्ट नंबर 11 की वीडियो अगर देख ली होगी तो आपको समझ में आ गया होगा, जब तक हमने पढ़ा दिया है। ठीक है, हमने बताया था कि पार्ट नंबर 11 है, और डेट वेट सब हमने आपको बताया था कैसे लिखनी है, क्या करना है। फिर उसके बाद हमने ये सारे टॉपिक इसके अंदर कवर किए। यहाँ पर थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था इसका, फिर न्यू किंग्स अलोंग द कोस्ट। ठीक है, फिर यहाँ पर हमने अलग अलग पांड्यास, चेरास, पोहारास, सतवाहनास, ठीक है, और ऐसे ही साकाज, इन सब के बारे में हमने पढ़ा था। इसमें ये पूरे पेज पर हमने इसके बारे में पढ़ा। फिर ऐसे यहाँ पर हमने इनकी इकोनॉमिक लाइफ के बारे में पढ़ा उस ज़माने की। ठीक है, फिर स्टोरी ऑफ द सिल्क रूट के बारे में हमने पढ़ा, इसकी सिल्क रूट है क्या, उसकी स्टोरी पढ़ी। स्टोरी मतलब ऐसे कोई कहानी नहीं थी, बस उसके बारे में बताया गया था, इन्होंने उसके बारे में बताया था, तो उसका नाम ऐसे ही नाम रख दिया है, स्टोरी ऑफ द सिल्क रूट। अब इन्हें इनकी मर्ज़ी है, वो तो कुछ भी नाम रखें। ठीक है, चलिए, फिर आया हमारा यहाँ पर हमने कंप्लीट करने के बाद पढ़ा था मैरीटाइम रूट्स। मैरीटाइम रूट्स किसे कहते हैं ये बताया था हमने। स्प्रेड ऑफ बुद्धिज़्म, जो गौतम बुद्धा की टीचिंग है, बुद्धिज़्म जो मज़हब है, वो कैसे स्प्रेड हुई थी हमने बताया था। कनिष्का जो राजा था वो जो है बुद्धिस्ट हो गया, फिर उसने भी जो है बहुत लोगों को बुद्धिस्ट बनाना शुरू किया। ठीक है, तो ऐसे करके हमने ये पूरा पढ़ा। यहाँ ये चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ था हमारा, मगर हमने यहाँ पर कहा था नेक्स्ट पेज पर, पेज नंबर 59 पर, पेज नंबर 59 है हमारा ये। यहाँ पर हमने जो है ये जो हमारा पैराग्राफ कंप्लीट हुआ था यहाँ पर, तो हमने कहा था यहाँ आप लिख लिए पार्ट नंबर 11 कंप्लीटेड। क्या हमने यहाँ पर आपको लिखवाया था? पार्ट नंबर 11 कंप्लीटेड। पिछली बारी जब हमने पार्ट नंबर 11 पढ़ाया था तभी कहा था हमने कि यहाँ लिख लिए पार्ट नंबर 11 कंप्लीटेड, और यहाँ लिख लिए पार्ट नंबर 12 स्टार्टेड। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी हमें कहाँ से पढ़ना है आज? द क्वेस्ट ऑफ द पिलग्रिम्स, यहाँ से हमें पढ़ना है द क्वेस्ट ऑफ द पिलग्रिम्स से। क्वेस्ट का मतलब होता है खोज। क्वेस्ट का मतलब क्या होता है? खोज करना। ठीक है, खोजना, ढूंढना, तलाशना। तो पार्ट नंबर 12 यहाँ से स्टार्ट होगा। अगर आपने ये नहीं लिखा तो यहाँ पर लिख लिए पार्ट नंबर 12 स्टार्टेड, यहाँ लिख लिए पार्ट नंबर 11 कंप्लीटेड। आज हमारा चैप्टर नंबर 9 का पार्ट नंबर 12 की वीडियो है, तो हम पार्ट नंबर 12 हमारी यहाँ से स्टार्ट हो रही है, और पार्ट नंबर 12 जिस दिन अपलोड होगा उस दिन की यहाँ पर डेट लिख देगा, जिससे हमें पता चल जाएगा दोनों वीडियो किस किस दिन अपलोड हुई हैं और आपने किस किस दिन देखी हैं। ठीक है, अपलोड वाली डेट ही लिखनी होती है, ये नहीं कि जिस दिन आप पढ़ रहे हैं तो उस दिन की डेट लिख दी। आप हो सकता है 2 महीने बाद पढ़ रहे हैं, वीडियो 1 महीने पहले आ गई हो। ठीक है, तो आपको उसी दिन की डेट लिखनी होती है जिस दिन अपलोड होती है वीडियो।
चलिए, द क्वेस्ट ऑफ द पिलग्रिम्स, पिलग्रिम्स की क्वेस्ट मतलब खोज करना। पिलग्रिम्स आर मैन एंड वुमेन हु अंडरटेक जर्नीज टू होली प्लेसेस इन ऑर्डर टू ऑफर प्रेयर्स। ये पिलग्रिम्स होते कौन है? पिलग्रिम्स जो है आदमी और औरत होते हैं। देखो यहाँ पर मैन में MAN नहीं लिखा है, वुमेन में WOMAN नहीं लिखा है वुमेन। क्यों बच्चों, ऐसा क्यों लिखा है? क्योंकि जब एक से ज़्यादा की बात करते हैं तो हम मैन MAN मैन लिखते हैं एक आदमी के लिए, और MEN मैन मतलब बहुत सारे आदमी। तो बहुत सारे आदमी या बहुत सारी औरतें, यानी आदमी और औरतें, ठीक है। मैं ऐसे नहीं कहूँगा एक आदमी और एक औरत, ठीक है, आदमी और औरतें, क्योंकि ए की जगह हम ई लगा देते हैं जब हमें उसका प्लूरल बनाना होता है। तो पिलग्रिम्स आर मैन एंड वुमेन हु अंडरटेक जर्नीज टू होली प्लेसेस इन ऑर्डर टू ऑफर प्रेयर्स। पिलग्रिम्स जो है आदमी और औरतें होती हैं, वो जो जर्नी करती हैं, मतलब सफ़र तय करती हैं, किस लिए? टू होली प्लेसेस इन ऑर्डर टू ऑफर प्रेयर्स। उन होली प्लेसेस पर, उन मजहबी जगहों पर जाते हैं वो लोग। पिलग्रिम्स वो लोग होते हैं, वो आदमी और औरतें होते हैं जो कि सफ़र तय करते हैं उन होली प्लेसेस पर जाने के लिए, जहाँ पर किस लिए? कि वो वहाँ पर प्रेयर्स ऑफ़र कर पाएँ। क्या कर पाएँ? जैसे वो लोग अब वहाँ पर जाके अपनी प्रेयर कर पाएँ, पूजा कर पाएँ, दुआ कर पाएँ, ठीक है। जैसे हम लोग मुस्लिम्स में होता है हज करने जाते हैं, ठीक है, तो हमारी पिलग्रिमेज प्लेस है वो हमारी, ठीक है। हम लोगों का क्या होता है, हज करने जाते हैं हम लोग। तो ऐसे ही जो है हर मज़हब में होता है, लोग बाग अपनी अपनी एक जगह होती है वहाँ पर, जैसे कि तीर्थ यात्रा और बहुत सारी ऐसी यात्रा होती हैं, ठीक है, इस तरह से। तो वो किस लिए जाते हैं? होली प्लेसेस पर जाते हैं जहाँ पर वो प्रेयर्स ऑफर कर पाएँ। इन द अर्लियर टाइम एज ट्रेडर्स जर्नी टू डिस्टेंस लैंड इन करावा एंड शिप्स। देखिए करावा जो लिखा है ना, आपने सुना होगा कारवां, कारवां सुना होगा, कारवां जा रहा है कारवां। वो कारवां होता क्या है? कई बार सुना होगा आपने कि कारवां गया है वहाँ से, वो कारवां जा रहा था, ये वो। तो मूवी में भी सुना होगा कारवां निकल रहा है, उनका कारवां निकल रहा है। कारवां होता क्या है? तो वही ये कारवां जो बोलते हैं वो करावांस होता है, ये करावांस लिखा है, करावा होता है। एंड शिप्स तो हमें पता ही है, पानी के जहाज़, ठीक है। तो ये वही कह रहे हैं कि क्या होता है, अर्लियर टाइम में, पहले ज़माने में जो ट्रेडर होते थे वो क्या करते थे? जर्नी करते थे, मतलब सफ़र करते थे बहुत दूर पर, डिस्टेंस लैंड पर, दूर दूर वाली ज़मीनों पर जाया करते थे, सफ़र करते थे। इन करावा एंड शिप्स यानी जहाज़ों पर, पानी के जहाज़ों पर। यह करावा कहते हैं जब बहुत सारा एक ग्रुप आदमियों का, औरतों का ग्रुप जो है, मतलब खूब सारे लोग एक साथ इकट्ठा होकर कहीं जाते हैं तो उसे कहते हैं करावा, ठीक है। जैसे हम कहते हैं जमात उर्दू में, और इंग्लिश में कहते हैं ग्रुप। जैसे ग्रुप निकल रहा है लोगों का, अभी 25-30 लोगों का कहीं घूमने निकला है ट्रिप पे, तो हम कहेंगे ग्रुप गया है, या ये कहते हैं, ऐसे कहते हैं करावा, ठीक है। पिलग्रिम्स ऑफ करावा कब जाता था? ऐसा होता था कि जैसे कि करावा में लोग बाग ग्रुप में क्यों जाया करते थे? सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये है कि अकेला क्यों नहीं जाता था इंसान, या 2-3 लोग क्यों नहीं जाते थे? ग्रुप में ज़्यादा लोग क्यों जाते थे? करावा में क्यों जाते थे? क्योंकि क्या होता था, जैसे कि अब शिप से तो जाना होता है तो वो तो पानी के ज़रिए जाएंगे नदियों में, ठीक है, पानी के ज़रिए शिप बहती हुई जाएगी वहाँ से, तो शिप में जाएंगे, ठीक है। अगर हमारे पास शिप नहीं है, या रास्ता ऐसा नहीं है जहाँ पर पानी ना हो, समुंदर ना हो रास्ते में, ठीक है, ज़मीन वाला इलाका हो, तो ऐसी जगह पर करामा से जाते थे। क्योंकि उस ज़माने में ज़्यादातर जो है ना ज़मीनें, एक तो गाड़ी मोटर ये सब होती नहीं थी, और रेगिस्तानी इलाके, सूखे वाले इलाके, मतलब कठिनाइयों वाले इलाके जैसे हम कह सकते हैं, परेशानी भरे इलाके होते थे। तो इसीलिए लोग बाग अकेले नहीं जाते थे, ग्रुप में जाया करते थे कि वहाँ पर उन लोगों की एक दूसरे की मदद कर पाएँ और आराम से जा पाएँ। और बड़ा ग्रुप रहेगा तो कोई उन्हें लूट भी नहीं पाएगा इतनी जल्दी, क्योंकि उस रास्ते में लुटेरे भी हुआ करते थे, वो पूरा उनका जो ट्रेडर होते थे सामान लूट लिया करते थे उनका। तो इसलिए वो लोग ग्रुप में चला करते थे। पिलग्रिम्स ऑफन ट्रेवल विद देम, और जो पिलग्रिम्स होते थे, जो वो आदमी औरत जो कि अपने भगवान के पास या ऐसी जगह होली प्लेसेस पर जा रहे होते थे प्रेयर करने के लिए, ठीक है, तो वो लोग भी इन्हीं के साथ चला करते थे। जो करावा जा रहा होता था या शिप जा रही होती थी, उसी के साथ ये लोग भी चल दिया करते थे विद दैम, ठीक है। पिलग्रिम्स एंड मिशनरीज फ्रॉम इंडिया ट्रेवल टू चाइना एंड सेंट्रल एशिया थ्रू दिस रूट। और जो पिलग्रिम्स और जो मिशनरीज थे इंडिया से जो थे, वो लोग जो है चाइना तक गए, सेंट्रल एशिया तक गए इसी रूट से ही, ठीक है। मतलब यही जो है जो इन लोगों का रूट होता था करावा शिप्स के ज़रिए, करावा के ज़रिए। अब देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, ये हमारा इंडिया है, यहाँ पर तिब्बत जाने का रास्ता है, ये हमारा चाइना जाने का रास्ता है, ठीक है। यहाँ से तिब्बत, यहाँ से चाइना जाने का रास्ता। हम लोग जो है समुंदर से जाएंगे, वो घूम के जाना पड़ेगा। डायरेक्ट हम किससे जा सकते हैं? डायरेक्ट हम यहाँ से ट्रेन से जा सकते हैं मेरे हिसाब से, अगर यहाँ पर बीच में कोई नदी ना हो तो। अब तो बहुत सारी डिफरेंट हमारे पूरे मैप ही चेंज होते हैं। उसके बाद यहाँ पर है द फेमस बुद्धिस्ट मॉन्क कुमार
अजीवा, कुमाराजीवा, क्या दो फेमस बुद्धिस्ट मॉन्क की बात कर रहे हैं। कुमाराजीवा वेंट टू चाइना एंड स्टेड देयर फॉर सम टाइम टू स्प्रेड बुद्धिज्म। एक फेमस बुद्धिस्ट मॉन्क थे, मतलब साधु थे, जिनका नाम यहाँ पर दिया है कुमाराजीवा। वो चाइना गए और वो काफ़ी दिन तक वहाँ पर रुके भी। चाइना जाके वहाँ पर वो रुके देयर फॉर सम टाइम टू स्प्रेड बुद्धिज्म। किस लिए? कि वहाँ पर रुक के वो बुद्धिज्म के बारे में लोगों को बता पाएँ और बुद्धिज्म को फैला पाएँ। बुद्धिस्ट पिलग्रिम्स फ्रॉम चाइना ऑल्सो ट्रेवल टू इंडिया। और यहाँ तक के जो लोग चाइना से पिलग्रिम्स करके इंडिया में भी आए, बहुत सारे ऐसे पिलग्रिम्स थे, बुद्धिस्ट पिलग्रिम्स थे जो लोग चाइना से होकर वो इंडिया में आए। जैसे कि इंडिया से चाइना में गए, ऐसे चाइना से भी बहुत सारे बुद्धिस्ट पिलग्रिम्स इंडिया के अंदर भी आए यात्रा करने के लिए। द बेस्ट नोन ऑफ दीज आर द चाइनीज़ पिलग्रिम्स। और जो बेस्ट नोन, सबसे ज़्यादा जाने वाले, सबसे अच्छे तरीके से जाने वाले चाइनीज़ पिलग्रिम्स हैं, उनके नाम यहाँ पर दिए हैं। फाहीन, हुएनसेंग, ये टी लिखा है, टेसेंग नहीं पढ़ेंगे, इसे सेंग पढ़ेंगे, ठीक है। फाहीन, हुएनसेंग, आइकिंग, ये 3 जो है आपको चाइनीज़ पिलग्रिम्स के नाम दिए हैं। द अकाउंट्स दैट दे हैव रिटन प्रोवाइड वैल्यूएबल एविडेंस ऑन बुद्धिज्म। और जो वो अकाउंट वो लिखते थे, वो क्या करते, मतलब जैसे कि उन्होंने कोई भी ऐसे नोट्स कुछ भी ऐसे लिख रखा होता था, अकाउंट बना रखा होता था, तो वो जो है प्रोवाइड वैल्यूएबल एविडेंस ऑन बुद्धिज्म, वो सारे ही बुद्धिज्म के बारे में एक वैल्यूएबल एविडेंस, सबूत बताते हैं, और उसके ज़रिए ही सबूत पता चले हैं। मतलब हमें कैसे पता चला बुद्धिज़्म के बारे में, बुद्धिज़्म क्या है, बुद्धिस्ट कौन थे, ये सब हमें कैसे पता चला? वो लोग अपने पास लिख लिया करते थे चीज़ें। जैसे अब वो जो उन्हें पढ़ाना होता था, जो लोगों को बताना होता था, या कहीं भी कोई भी ऐसी चीज़, तो वो नोट करते रहते थे लोग बाग, कि अगर जैसे कि वो लोग चले जाएं तो उनके आगे वाली जनरेशन उसे सीख पाए। तो इसलिए हमें भी उनके बारे में पता चल पाया और हम ये बुक में पढ़ पा रहे हैं। अगर ये पता नहीं चलता, वो लोग लिख के नहीं छोड़ जाते, तो हमें ये बुक में नहीं पता चलता कि बुद्धिस्ट कौन था, कैसे थे, ये सब हमें कुछ नहीं पता चलता। They visited several important places and collected religious books on Buddhism. वो उन लोगों ने क्या किया, वो कुछ इंपॉर्टेंट प्लेसेस पर विजिट करा उन लोगों ने, मतलब गए और जो है कलेक्ट की रिलीजियस बुक ऑन बुद्धिज्म, जो बुद्धिज्म के ऊपर जो रिलीजियस बुक है उसे भी उन्होंने कलेक्ट की। हुएनसेंग केम टू इंडिया इन 630 CE। जो ये हुएनसेंग हैं, ये इंडिया आए 630 CE में। ही स्टेड इन इंडिया टिल 643 CE। और 13 साल तक ये इंडिया के अंदर रुके, ठीक है। 630 में आए और 600 यहाँ पर लिखा है ना 43 तक रुके, ठीक है। मतलब 13 साल तक ओवरऑल पूरा टोटल रुके इंडिया के अंदर। फिर नेक्स्ट नीचे देखिए, चाइनीज़ पिलग्रिम्स केम टू इंडिया टू स्टडी बुद्धिज्म। जो चाइनीज़ पिलग्रिम्स इंडिया के अंदर आए थे, वो किस लिए आए थे? बुद्धिज्म को पढ़ने के लिए आए थे, सिखाने नहीं, फैलाने नहीं, बुद्धिज्म को पढ़ने। फिर से देखिए यहाँ पर, चाइनीज़ पिलग्रिम्स केम टू इंडिया टू स्टडी बुद्धिज्म। चाइनीज़ के जो बुद्धिज्म, चाइनीज़ से पिलग्रिम्स आए थे, वो लोग यहाँ पर अपने मज़हब को, मतलब बुद्धिज्म को फैलाने नहीं आए थे, क्योंकि ऑलरेडी इंडिया में तो थे बुद्धिज्म, बल्कि यहाँ पर आए थे बुद्धिज्म के बारे में सीखने, बुद्धिज्म को स्टडी करने आए थे, पढ़ने आए थे। द कलेक्टेड बुद्धिज्म टेक्स्ट एंड विजिटेड प्लेसेस एसोसिएटेड विद बुद्धिज्म। जो टैक्स कलेक्ट करना, बुद्धिस्ट टैक्स कलेक्ट करना और विजिटेड प्लेस एसोसिएटेड विद बुद्धिस्ट, ये जो है किससे एसोसिएट होता था? बुद्धिस्ट से ही, कि इधर से उधर जाना, टैक्स कलेक्ट करना, ये किसका काम हो गया था? बुद्धिज्म का ही। दे ऑल्सो रॉट अकाउंट ऑफ देयर ट्रेवल। उन्होंने अपने जो है बारे में और क्या क्या लिखा है, जब वो सफ़र करते थे तो जहाँ जहाँ उन्होंने सफ़र किया, जहाँ जहाँ वो ट्रेवल करते थे, वहाँ वहाँ का अकाउंट भी लिखते थे, मतलब उसकी जानकारी सारी अपने पास रखते थे, कहाँ कहाँ उन्होंने सफ़र किया है। डेंजर्स दे एनकाउंटर ऑन देयर ट्रेवल। उन लोगों के साथ क्या क्या खतरे पेश आए, उन लोगों ने क्या क्या परेशानियां उठाई रास्तों में, ठीक है, जब वो सफ़र करते थे, वो सारी चीज़ें वो उसके अंदर लिख दिया करते थे, अपने पास लिखा करते थे। जैसे हम लोग डायरी बनाते हैं, डायरी में अपनी ज़िंदगी के बारे में लिखते हैं, ऐसे वो लोग भी लिखा करते थे। विच ऑफन टुक ईयर्स ऑफ द कंट्रीज एंड द मोनेस्ट्रीज दे विजिट। जिसमें यहाँ तक के जो है सालों लग जाते थे, कि ऑफ द कंट्रीज विच ऑफन टुक ईयर्स ऑफ द कंट्रीज एंड द मोनेस्ट्री दे विजिटेड एंड द बुक्स दे कैरीड बैक विद देम। मतलब इन चीज़ों में ऐसा नहीं कि वो एक दिन में लिखा उन्होंने सब खत्म हो गया, नहीं, अब वो उसमें सालों लग जाते थे। कंट्री, एक मोनेस्ट्रीज, अगर मैं किसी कंट्रीज़ की बात करूँ, किसी मोनेस्ट्री की बात करूँ, तो वो कहीं पर अगर गए हैं, कहीं से आ रहे हैं, गुजर रहे हैं, तो उसमें सालों लग जाया करता था, महीनों लग जाया करता था। फिर उससे लिखना, वहाँ पर जाना, उसके बारे में देखना, उनके साथ क्या क्या चीज़ें पेश हो रही हैं, उनके साथ क्या क्या हादसे हो रहे हैं, ठीक है, उनके साथ कौन क्या कहाँ रह रहे हैं, क्या क्या सीखा उन्होंने, किससे सीखा उन्होंने, ये सारी चीज़ें फिर बुक में उतारते थे।
तो वो जो है फिर उसे वापस अपने साथ लेके आते थे बुक, और वही बुक लोगों को मिली तो बाद में पता चला कि लोग ऐसे रहते थे, ऐसे पढ़ते थे, इनसे पढ़ते थे, इनके मालिक का नाम ये, सॉरी इनके टीचर का नाम ये था, इनका नाम ये था, ऐसे तो पता चलता है। हम लोग क्या कर रहे हैं, अगर मैं कोई बुक लिखूँ अपनी और उसमें पूरी ज़िंदगी के बारे में बताऊँ तो आगे आने वाली जनरेशन किसी को मिलेगा तो उसे पता चलेगा कि एक ऐसे लड़का था, उसकी ज़िंदगी ये हुआ, उसके ये हुआ, उसके पापा का नाम ये था, मम्मी का नाम ये था, यहाँ पढ़ता था, वहाँ खेलता था, मतलब हर चीज़ उसमें लिखती है जैसे हम लोग, तो वो आगे वाले लोगों को पता चलती है। इसी तरह से ये लोग जो बुद्धिस्ट मॉन्क थे, जो बुद्धिस्ट पिलग्रिम्स थे, ठीक है, ये तो बुद्धिज़्म थे, चाइनीज़ पिलग्रिम्स या इंडियन पिलग्रिम्स की बात करें, वो अपना अकाउंट बना के रखते थे कि वो वहाँ उस तारीख को चले थे, उस तारीख तक पहुँचे, रास्ते में चोरों ने अटैक किया, या रास्ते में तूफ़ान आया, या हमारा घोड़ा भाग गया, मतलब जैसी भी उन्हें परेशानी आती थी वो सब उसमें नोट करते थे। हमने वहाँ पर गए, वहाँ पर हमने उनसे बुद्धिज़्म मॉन्क से हमने बुद्धिज़्म के बारे में सीखा, हमने ये सीखा कि बुद्धिज़्म ऐसा होता है, ये होता है, वो होता है, सब कुछ उसमें लिखते थे वो लोग, ठीक है। ह्वेनसेंग वॉज द मोस्ट फेमस एंड नोन चाइनीज़ पिलग्रिम्स। जो ह्वेनसेंग है ये जो है सबसे ज़्यादा फेमस और जाने जाने वाले, मतलब जिन्हें जाना जाता है, ज़्यादातर लोग इन्हें जानते हैं, ठीक है। ये चाइनीज़ पिलग्रिम्स हैं, सबसे बेस्ट नोन एंड फेमस जो चाइनीज़ हैं वो कौन है, ह्वेनसेंग। ही स्पेंट 15, उसके बाद पेज नंबर 60 पर ही स्पेंट 50 ईयर्स इन इंडिया, 15 ईयर, उन्होंने कितने साल इंडिया के अंदर गुजारे, 15 साल। मगर अगर हम डेट के हिसाब से देखें तो उसमें 13 साल आ रहा है, मगर इन्होंने 15 साल का, तो हो सकता है 15 साल ही हो। तो इन्होंने कितने साल यहाँ पर गुजारे थे, मतलब कितने साल तक यहाँ पर रहे थे, ये 15 साल तक रहे थे। फिर उसके बाद ही विजिट द कोर्ट ऑफ हर्षवर्धना सेवरल टाइम्स। ये जो है यहाँ तक कि हर्षवर्धना जो था उसके कोर्ट, उसके दरबार में भी काफ़ी बार गए, मतलब जो ये थे ये काफ़ी बार जो है हर्षवर्धना के कोर्ट में गए, मतलब उसके दरबार में गए। किंग हर्ष कॉल्ड अ स्पेशल असेंबली ऑफ द बुद्धिस्ट मॉन्क एंड स्कॉलर्स टू ऑनर ह्वेनसेंग एंड टू गिव पब्लिसिटी टू द डॉक्ट्राइन ऑफ द महायाना फेथ। अब ये महायाना फेथ तो आपने पढ़ा ही होगा, नहीं पढ़ा होगा तो कोई बात नहीं। ये कह रहे हैं कि जो ये थे, मैंने भी बताया ह्वेनसेंग, ये जो है हर्षवर्धना जो राजा था, हर्षवर्धन जिसे पढ़ते हैं, हर्षवर्धन जो राजा था उसके कोर्ट में, दरबार में कई बार जा चुके हैं। और किंग हर्ष जो था उसने क्या किया, किंग हर्षा ने एक जो है स्पेशल असेंबली बनाई बुद्धिस्ट मॉन्क की, मतलब सारे बुद्धिस्ट जो मॉन्क होते हैं उन्हें बुलाया, उसका एक ग्रुप बुलाया, पूरा असेंबली एंड स्कॉलर्स, और उसमें बहुत स्कॉलर्स थे, मतलब समझदार पढ़े लिखे लोग, नॉलेजेबल लोग, उसको कहते हैं स्कॉलर्स, ठीक है। टू ऑनर ह्वेनसेंग, किस लिए, बस ह्वेनसेंग की इज़्ज़त के लिए, इज़्ज़त अफजाई करने के लिए, उन्हें खुश करने के लिए, एंड टू गिव पब्लिसिटी टू द डॉक्ट्राइन ऑफ द महायाना फेथ। और जो डॉक्ट्राइन ऑफ द महायाना फेथ का जो डॉक्ट्राइन्स था, अभी हमने पीछे पढ़ा था महायाना, अगर आप भूल गए तो पार्ट नंबर 11 पढ़िए इसका, ठीक है। तो जो डॉक्ट्राइन्स ऑफ महायाना फेथ है उसकी पब्लिसिटी के लिए, कि लोग बाग को उसके और बात फैले, उसके बारे में और पता चले, इसलिए उन्होंने अपने जो है बुद्धिस्ट मॉन्क को बुलाया बहुत सारे। और जो है हर्षवर्धना ने क्या किया, जो ये ह्वेनसेंग थे इनकी इज़्ज़त अफजाई के लिए, उनकी ऑनर के लिए बहुत सारे बुद्धिस्ट मॉन्क को बुलाया और स्कॉलर्स को बुलाया, मतलब सिंपली ये कह सकते हैं एक प्रोग्राम बनाया, एक प्रोग्राम तय करा, ठीक है। ह्वेनसेंग टुक द लैंड रूट व्हेन ही रिटर्न टू हिज कंट्री। क्या हुआ फिर, ह्वेनसेंग जो है उसने जो है एक लैंड रूट जो है लिया जब वो अपनी कंट्री में आ रहा था, मतलब एक लैंड रूट, रास्ता ज़मीन का, लैंड, जब वो कहाँ आ रहे थे, अपने चाइना में आ रहे थे। ही टुक द रूट थ्रू द नॉर्थ वेस्ट एंड सेंट्रल एशिया, मतलब ये सिंपल बता रहे हैं वो कहाँ से कहाँ तक चले, कैसे रास्ता उन्होंने तय किया, सिंपल ये बता रहे हैं। तो वो उन्होंने क्या किया, ही टुक द रूट थ्रू द नॉर्थ वेस्ट एंड सेंट्रल एशिया, वो जो है नॉर्थ वेस्ट से सेंट्रल एशिया वाला रास्ता उन्होंने तय किया था जब वो वहाँ गए थे वापस चाइना में। ही कैरीड बैक विद हिम स्टेचूज ऑफ द बुद्धा मेड ऑफ गोल्ड, सिल्वर एंड सैंडलवुड। और वो जब वहाँ पर गए तो अपने साथ साथ क्या लेके गए, बुद्धा की स्टेचू थी, मूर्ति थी, उसे लेके गए, जो कि सोने की, चांदी की और संदल की लकड़ी जो होती है उससे बनी हुई मूर्तियाँ थीं, वो अपने साथ लेके गए। ही ऑल्सो कैरीड विद हिम ओवर 600 मैन्युस्क्रिप्ट्स लोडेड ऑन द बैक ऑफ 20 हॉर्स। और अपने साथ वो और क्या ले गए, 600 मैन्युस्क्रिप्ट्स भी अपने साथ लेके गए, जो कि 20 घोड़ों पर लदे हुए थे, मतलब अपने साथ 20 घोड़े लेके गए होंगे ये, जिसके ऊपर इन्होंने 600 मैन्युस्क्रिप्ट्स लादे थे, मूर्तियाँ लादी थी। Over 50 manuscripts were lost when the boat on which he was crossing the Indus capsized। और इसमें 50 मैन्युस्क्रिप्ट्स तो खो गई थी
600 स्क्रिप्ट्स में से 550 ही बची, यानी 50 खो गई रास्ते में ही। क्यों? क्योंकि जब वो उस बोट पे, वो वाली बोट जिस पे इन्होंने 50 रख रखी थी, वो जो है क्या हुआ, जब इंडस नदी को पार कर रहे थे तो वो जो है डूब गई उसमें। 50 मैन्युस्क्रिप्ट उसके अंदर डूब गए, उसके अंदर खो गई उस नदी के अंदर, जब वो उस नाव से जब वो पार कर रहे थे। ही स्पेंड द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ ट्रांसलेटिंग द रिमेनिंग मैन्युस्क्रिप्ट्स फ्रॉम संस्कृत इनटू चाइनीज़। फिर उसके बाद इनकी ज़िंदगी बाकी कैसे कटी, जब ये इंडिया से चाइना वापस आ गए तो इंडिया जब वापस आए तो संस्कृत में लिखा हुआ था इनका सारे जितने भी मैन्युस्क्रिप्ट थी, क्योंकि ये इंडिया से लेके आए थे। इंडिया में लोग बाग जो थे वो सब जो है संस्कृत लैंग्वेज बोल रहे थे, यहाँ तक कि यहाँ के जो मॉन्क थे वो सब भी। तो इन्होंने बाकी ज़िंदगी किस में गुजारी, उसी संस्कृत में लिखी हुई मैन्युस्क्रिप्ट्स को चाइनीज़ में लिखने में वक्त गुजारा अपना, और ऐसे ही इनकी ज़िंदगी कटी फिर बाद में। मतलब इन्होंने जो संस्कृत में लेके आए, जो मैन्युस्क्रिप्ट लेके आए थे वो सब संस्कृत में लिखा था, क्योंकि ये इंडिया से लेके गए थे चाइना में, ठीक है। तो चाइना में अब जो है लोग बाग संस्कृत समझते नहीं है, तो इन्होंने फिर उस संस्कृत लैंग्वेज को चाइनीज़ में लिखना शुरू कर दिया, उस मैन्युस्क्रिप्ट को, कि लोग बाग समझ पाएँ। ही ऑल्सो रॉट अ बुक साइयिकी। इन्होंने एक बुक और लिखी है जिसका नाम है साइयिकी, विच मीन्स द रिकॉर्ड ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड, जिसका मतलब होता है रिकॉर्ड ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड, ठीक है। इस बुक का जो नाम है साइयिकी, इसका मतलब होता है रिकॉर्ड ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड, मतलब वेस्टर्न वर्ल्ड का रिकॉर्ड। वेस्टर्न वर्ल्ड जो है हमारी ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, हमारी जो वेस्ट वाला वर्ल्ड है, वेस्ट वाली जो दुनिया है, इसका रिकॉर्ड्स, ठीक है। विच इज़ वैल्यूएबल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग किंग हर्षा एंड हिज किंगडम, जो कि क्या है, एक वैल्यूएबल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है। किसके बारे में? हर्षा किंग के बारे में और उसकी किंगडम के बारे में। मतलब ये हर्षा किंग के पास गए थे, हर्षा किंग के बारे में भी इन्होंने लिखा होगा। तो हर्षा किंग के बारे में जब इन्होंने लिखा होगा तो वो वाली बुक जब हिस्टोरियंस को मिली होगी तो उन्होंने देखा होगा कि इन्होंने तो हर्षा किंग के बारे में लिख रखा है, हर्षा किंग कौन था, फिर उन्होंने देखा होगा, उसके अंदर पढ़ा होगा, तो इन्होंने पूरा लिखा होगा हर्षा किंग यहाँ रहता था, ऐसे राजा था, इतनी ज़मीन, इतने जगह का मालिक था, इतना पैसा था उसने, और उसने दरबारियों को दरबार में मुझे बुलाया कई बार और मैं उसके पास गया। तो अपने इसमें क्या करते हैं लोग बाग, अपनी स्टोरी तो बताते हैं, तो इन्होंने ऐसे ही हर्षा किंग के बारे में लिखा होगा, ठीक है। और उसके किंगडम के बारे में लिखा होगा कि उसके किंगडम में इतनी जगह थी, इतने गांव उसके किंगडम में थे, उस गांव का नाम ये था, उसकी फ़ौज इतनी बड़ी थी, इतना मालिक, इतने अमीर था, ठीक है। ऐसे फिर यहाँ पर है फ़ाहीन। फ़ाहीन वॉज अ ग्रेट स्कॉलर। फ़ाहीन जो है वो भी एक ग्रेट स्कॉलर थे। ही लेफ्ट चाइना इन 399 AD एंड रिटर्न टू 414 AD। वो उन्होंने चाइना कब छोड़ा? 1999 AD में उन्होंने चाइना छोड़ा, मतलब वहाँ से निकले और फिर वापस रिटर्न आए 414 AD, मतलब 15 साल बाद अपने चाइना वापस पहुँचे। ही रीच इंडिया आफ्टर क्रॉसिंग द गोबी डिज़र्ट इन सेंट्रल एशिया इन 405। और फिर वो 405 में AD में 405 AD में वो कहाँ पहुँचे? इंडिया पहुँचे, गोबी डिज़र्ट को पास करते हुए, मतलब वो रेगिस्तानी इलाके को, उस गोबी जो डिज़र्ट है वो रेगिस्तानी इलाके का नाम है, उसे पार करते हुए वो कहाँ पहुँचे? इंडिया पहुँचे, ठीक है। इन सेंट्रल एशिया इन 405 AD। इन इंडिया ही विजिटेड प्लेसेस लाइक पेशावर, टक्सेला, मथुरा एंड पाटलिपुत्र। और वो इंडिया के अंदर कौन कौन सी जगह पर गए? पेशावर गए, टक्सेला गए, मथुरा गए और पाटलिपुत्रा गए, पाटलिपुत्र जिसे हम कहते हैं, इन जगहों पर वो गए इंडिया के अंदर। एट पाटलिपुत्र ही स्टेड फॉर अबाउट 3 years। और पाटलिपुत्र में वो 3 साल तक रहे, मतलब वहाँ पर 3 साल तक रुके। फ़ाहीन यहाँ पर नेक्स्ट पे है, फ़ाहीन रॉट अबाउट द किंगडम ऑफ यवाद विपा, यानी जिसे जावा कहते हैं। तो फ़ाहीन जो है उन्होंने जावा किंगडम के बारे में भी लिखा, जिसे जो है यवाद विपा लिखा है, यवाद विपा, यानी जावा किंग जो थे, जावा किंगडम थे, उसके बारे में भी लिखा। फ़ाहीन टुक द रूट बैक टू चाइना थ्रू अ शिप फ्रॉम बंगाल। और फ़ाहीन बंगाल से, मतलब ये पूछ रहे हैं, अब ये बता रहे हैं कि फ़ाहीन जो है उन्होंने कौन सा रास्ता चुना था अपने चाइना वापस जाने का? तो वो जो है शिप के ज़रिए गए थे, मतलब पानी के जहाज़ के ज़रिए गए अपने गांव, अपने चाइना वापस। किससे? फ्रॉम बंगाल, मतलब बंगाल से उन्होंने अपने सफ़र तय किया और वहाँ से चलना शुरू हुए और कहाँ पर गए? फिर अपने चाइना गए। इट इज़ सेड दैट फ़ाहीन्स शिप वॉज कॉट इन अ स्टॉर्म। ये कहा जाता है कि जब फ़ाहीन की शिप थी वो जो है स्टॉर्म में कॉट हो गई, मतलब फंस गई, तूफ़ान में जकड़ गई, फंस गई। टू लाइटन द लोड द ओनर ऑफ द शिप मर्चेंट एंड द अदर्स बिगिन थ्रोइंग देयर मर्चेंडाइज। फिर क्या हुआ? जब लोगों ने देखा
जिसमें फ़ाहीन बैठे थे, तो वहाँ पर देखा कि अब वो तूफ़ान आ रहा है, तूफ़ान में उनकी नाव फंस गई थी। तो उसका लोड, उसका वज़न हल्का करने के लिए क्या किया, जो ओनर था शिप का, जो मालिक था, उसने कि एंड मर्चेंट्स एंड अदर बिगेंस थ्रोइंग देयर मर्चेंडाइज, जो मर्चेंट्स थे और जो दूसरे लोग थे उन्होंने अपने मर्चेंडाइज फेंकना शुरू कर दिए, अपने सामान फेंकना शुरू कर दिए। अदरवाइज द शिप कुड सिंक, वरना शिप जो है वो डूब जाता। बट फ़ाहीन थ्रू अवे हिज पर्सनल बिलोंगिंग्स एंड नॉट हिज बुक्स, मगर फ़ाहीन ने क्या किया, उन्होंने अपनी पर्सनल बिलोंगिंग्स, मतलब अपने जो खुद के सामान थे, जैसे अपने कपड़े वपड़े होंगे या खाने पीने का सामान जो भी होगा, वो उन्होंने अपनी सारी चीज़ें फेंक दी, मगर उन्होंने अपनी बुक नहीं फेंकी। एंड द स्टेचूज़ ऑफ बुद्धा दैट ही हैड कलेक्टेड, और जो उनके स्टेचूज़ ऑफ बुद्धा थे, बुद्धा के जो उनकी मूर्ति थी बुद्धा की उनके पास, वो सारी भी उन्होंने नहीं फेंकी अपने पास, जो वो लेके जा रहे थे इंडिया से। ठीक है, जो अपने गांव चाइना जब जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि जो इनके पास अपने पर्सनल सामान था वो तो फेंक दिया। नाव बचाने के लिए लोग बाग क्या कर रहे थे, वज़न हल्का कर रहे थे कि उनकी जो शिप है वो डूबे ना, जहाज़ डूबे ना। तो इसलिए लोग बाग वज़न हल्का कर रहे थे कि वज़न हल्का कर देंगे तो हमारे जहाज़ डूबेगा नहीं। तो सब सामान फेंकने लगे। तो फ़ाहीन ने अपना सामान फेंका, मगर जो है बुक जो थी इनकी लिखी हुई और जो बुद्धा की जो स्टेचू थे, पुतले थे, वो नहीं फेंके इन्होंने। लेटर ऑन द स्टॉर्म सबसाइड आफ्टर 13 डेज़, फिर क्या हुआ, जो ये था सबसाइडेड मतलब ठंडा हो गया, रुक गया। जो 13 दिन बाद, सोचो अब 13 दिन तक तो इन्हें तूफ़ान में रहना पड़ा। तो पहले ज़माने का सफ़र तय करना बहुत मुश्किल था। अब भी अगर हम नाव उससे जाते हैं पानी के जहाज़ से तो बहुत ख़तरे की बात होती है, इतना आसान नहीं होता, क्योंकि पानी में बहुत, समुद्र में बहुत जल्दी तूफ़ान आ जाता है। ठीक है, तो 13 दिन तक ये चलता रहा। उसके बाद आफ्टर मैनी डेज़ फ़ाहीन रीच्ड जावा, फिर काफ़ी दिन बाद जो फ़ाहीन है वो जावा पहुँचे। वेयर ही हॉटेड फॉर 5 मंथ, जहाँ पर इन्होंने 5 महीने तक वहाँ पर रुके, मतलब ठहरे। अबाउट जावा ही रोट दैट द कंट्री वॉज रूल्ड बाई हिंदू किंग, जावा के बारे में ये बताया कि वो जो कंट्री थी, जो जावा कंट्री थी, वहाँ पर एक हिंदू किंग थे, उसके ज़रिए हुकूमत हो रही थी, मतलब वहाँ पर एक हिंदू राजा था। बोथ द रूलर एंड द पीपल वर वर्शिपर्स ऑफ हिंदू गॉड्स, और वहाँ पर सब जितने भी रूलर, जो राजा था और साथ साथ उसके जो पीपल थे, वहाँ की जनता थी, वो सभी जो है हिंदू गॉड्स की पूजा करने वाले लोग थे। और जब वो वहाँ पर जावा गए, जब 13 दिन बाद जब उनका तूफ़ान रुका समंदर का, तो जावा पहुँचे। जावा में जब गए 5 दिन रुके। 5 दिन में उन्होंने देखा, उन्होंने जावा वाले के बारे में लिखा, उन्होंने ये लिखा कि वहाँ का राजा जो है हिंदू किंग था, और वहाँ के लोग जो थे वो राजा और वहाँ के जो पब्लिक थी वो सभी हिंदू गॉड्स की पूजा करते थे। लेटर ऑन द रूलर्स अडॉप्टेड बुद्धिज़्म, फिर बाद में क्या हुआ, जो रूलर्स थे वहाँ के, उन्होंने भी बुद्धिज़्म अडॉप्ट करना शुरू कर दिया। ठीक है, आफ्टर के बाद आफ्टर 5 मंथ इन जावा ही बोर्डेड अनदर मर्चेंट शिप दैट टुक टू हिम चाइना, उसके बाद जावा में 5 महीने गुजारने के बाद उन्होंने दोबारा दूसरी एक मर्चेंट शिप पे चढ़े। मर्चेंट शिप मतलब ये इनकी अपनी कोई स्पेशल शिप थोड़ी नहीं होती है। अब जो मर्चेंट्स होते हैं, जो ट्रेडर्स होते हैं, अपना सामान बेचने खरीदने जा रहे होते हैं, उन्हीं लोगों के साथ ये लोग भी चल दिया करते थे। मैंने बताया था ना, पिलग्रिम्स कौन होते थे, जो शिप्स पर या जो करामा जाता था उनके साथ निकल लिया करते थे। ठीक है, साथ में। तो उन्होंने क्या किया, अब दूसरी मर्चेंट शिप जा रही थी, वो जो है चाइना जा रही थी, तो ये भी उसी पे बैठ गए और वहाँ से फिर चाइना के लिए रवाना हो गए। अब है यहाँ पर दूसरी हेडिंग, नालंदा आ यूनिक सेंटर ऑफ बुद्धिस्ट लर्निंग। नालंदा जो कि एक यूनिक सेंटर माना जाता है बुद्धिस्ट लर्निंग का, तो इसके बारे में पढ़ेंगे। नालंदा यूनिवर्सिटी सिचुएटेड इन बिहार वॉज अ रिनोड मोनेस्ट्री ऑफ दैट टाइम्स। ये कह रहे हैं जो नालंदा यूनिवर्सिटी आजकल जो बिहार में मौजूद है, वो उस ज़माने की रिनोड मोनेस्ट्री ऑफ दैट टाइम्स, उस ज़माने की जो है रिनोड मोनेस्ट्री बताया जाता है। ठीक है, स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए, थोड़ा सा ये हाइड हो रहा होगा तो आप अपनी बुक में देखिए। Students from various countries of the world visited the Nalanda and it became an international school। जो स्टूडेंट्स थे वो वेरियस कंट्रीज़ के, अलग अलग मुल्कों के, अलग अलग देशों के लोग बच्चे जो हैं वो पढ़ने के लिए यहाँ पर आ रहे थे। एंड बिकेम एन इंटरनेशनल स्कूल, और नालंदा इसी वजह से क्या हुआ, एक इंटरनेशनल स्कूल बन गया। द वर्ड नालंदा मीन्स गिवर ऑफ नॉलेज। नालंदा जो वर्ड है इसका मतलब होता है गिवर ऑफ नॉलेज, नॉलेज को देने वाला। क्या, नॉलेज को देने वाला। चाइनीज़ पिलग्रिम ह्यूएनसेंग एंड मैनी अदर स्पेंड टाइम हेयर स्टडिंग। जो चाइनीज़ पिलग्रिम ह्यूएनसेंग हैं और काफ़ी जो दूसरे पिलग्रिम्स हैं, जो दूसरे पिलग्रिम्स थे, उन लोगों ने काफ़ी यहाँ पर वक्त गुजारा। किस लिए, कि वो लोग चाइनीज़ पढ़ पाएँ, बुद्धिज़्म पढ़ पाएँ, बुद्धिज़्म के बारे में सीख पाएँ, इसलिए वो यहाँ पर आए और वो भी यहाँ पर ठहर के गए।
ह्यूनसेंग स्पेंड ऑलमोस्ट 5 ईयर स्टडिंग इन द मोस्ट फेमस बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री ऑफ द पीरियड। और जो ह्यूनसेंग थे, ह्यूनसेंग हैं जो, उन्होंने भी 5 साल गुजारे अपने जो मोस्ट फेमस बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री था उस ज़माने का, उसे पढ़ने के लिए। संस्कृत वॉज द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस। जो संस्कृत था वही मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस था, क्योंकि ये लोग संस्कृत बोलते थे इंडिया वाले, तो वो लोग समझने के लिए उन्हें भी संस्कृत समझनी पड़ेगी। फेमस स्कॉलर शिभद्रा वॉज द हेड ऑफ द मोनेस्ट्री। और जो फेमस स्कॉलर शिभद्रा थे वो यहाँ की हेड थी, ठीक है। यहाँ का हेड कौन था? शिभद्रा मोनेस्ट्री, इस मोनेस्ट्री की हेड थी। द बिगिनिंग ऑफ भक्ति, भक्ति की शुरुआत, बिगिनिंग मतलब शुरुआत, स्टार्टिंग, ठीक है। बाय दिस टाइम द रिलीजियस बिलीफ एंड प्रैक्टिसेस हैड मच चेंज्ड फ्रॉम दोज ऑफ द वैदिक टाइम। ये कह रहे हैं इस ज़माने तक की अगर बात करें, जब भक्ति की हम जो बात पढ़ने जा रहे हैं, तो इस ज़माने तक की अगर हम बात करें, तो इस ज़माने तक की अगर बात करें इस टाइम की, तो जो रिलीजियस बिलीव और प्रैक्टिसेस थी वो काफ़ी ज़्यादा हद तक चेंज हो चुकी थी वैदिक टाइम से रिलेटेड। अगर हम वैदिक टाइम की बात करें और अब की बात करें, जब हम भक्ति की बिगनिंग जहाँ पढ़ने जा रहे हैं, जब की बात करें, तो बहुत ज़्यादा उसके अंदर बदलाव आ चुका था रिलीजियस बिलीफ और प्रैक्टिसेस के अंदर। लोग बाग पहले अलग अलग मज़हब फॉलो कर रहे थे, हल्के हल्के करके लोग बाग बुद्धिस्ट होने लगे, ठीक है। तो चेंजेस आ रहे हैं ना, आ रहे हैं, चेंजेस तो आ रहे हैं। उसके बाद द फीचर्स which are characteristics of Hindus as we understand it now had developed by this time। ये कह रहे हैं वो जो फीचर्स जो कि कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं हिंदूज़ के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स जो होते हैं वो जो है क्या है, as we understand it now, जो कि अब हम समझते हैं, ठीक है। had developed by this time, जो अब हम जो सारे हिंदूज़ के कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स के बारे में आजकल हम जानते हैं, वो सब इसी टाइम में ही डेवलप हुए थे। Its most important aspects were the idea of Trinity of Gods। जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है इस वो क्या था? आइडिया ऑफ ट्रिनिटी ऑफ गॉड्स विद ब्रह्मा द क्रिएटर। किसके साथ? ब्रह्मा द क्रिएटर, जैसे कि विष्णु है द प्रिजर्व एंड शिवा द डिस्ट्रॉयर एंड गॉडेस सच एज दुर्गा हैड ऑल्सो बीन टू बी वर्शिप। इनके अलग अलग नाम है, देखिए यहाँ पर दिया, विद ब्रह्मा द क्रिएटर, क्रिएट करने वाला ब्रह्मा, ठीक है। विष्णु द प्रिजर्व, बचाने वाला विष्णु प्रिजर्वर, एंड शिवा द डिस्ट्रॉयर, और डिस्ट्रॉय करने वाला शिवा, एंड गॉडेस सच एज दुर्गा हैड ऑल्सो बीन टू बी वर्शिप। ये इन सभी की पूजा ये लोग किया करते थे उस ज़माने में। और अब भी देखा होगा आपने विष्णु, ठीक है, कृष्णा, बहुत अलग अलग इनके वो होते हैं, गॉड्स होते हैं जिसकी ये लोग पूजा करते हैं, वर्शिप करते हैं, ठीक है। मोस्ट ऑफ द हिंदूज़ बिकेम फॉलोवर ऑफ विष्णु और शिवा। ज़्यादातर जो हिंदूज़ थे वो लोग किसके फॉलोवर बनते थे? विष्णु और शिवा के फॉलोवर होते थे, विष्णु या शिवा। द आइडिया ऑफ डिवोशन और भक्ति टू गॉड ऑल्सो ओरिजिनेटेड अराउंड दिस टाइम। जो आइडिया था ये भक्ति का और गॉड का, वो भी जो है इसी टाइम में ही ओरिजिनेट हुआ था। एंड द कल्ट ऑफ कृष्णा, और जो कृष्णा का कल्ट था वो भी, हु वॉज आइडेंटिफाइड विद विष्णु स्टार्टेड डेवलपिंग। यहाँ पर लिखा है, यहाँ से देखिए दोबारा, द आइडिया ऑफ डिवोशन और भक्ति टू गॉड ऑल्सो ओरिजिनेटेड अराउंड दिस टाइम। जो आइडिया था डिवोशन और भक्ति का गॉड से रिलेटेड, वो भी जो है इसी टाइम में शुरू हुआ था, ठीक है। एंड द कल्ट ऑफ कृष्णा हु वॉज आइडेंटिफाइड विद विष्णु, और जो कृष्णा का कल्ट था जो कि विष्णु के ज़रिए विष्णु के साथ आइडेंटिफाइड होता था, स्टार्टेड डेवलपिंग, वो भी स्टार्ट हो गया था डेवलप होना। दोज हु फॉलोड द सिस्टम ऑफ भक्ति, वो लोग जो सिस्टम ऑफ भक्ति को फॉलो कर रहे थे, एम्फेसाइज डिवोशन एंड इंडिविजुअल वर्शिप्स, वो क्या करते थे? डिवोशन को एम्फेसाइज कर रहे थे। एम्फेसाइज करने का मतलब सिंपल अगर हम कहें तो एम्फेसाइज करने का मतलब होता है बढ़ाना देना या बढ़ावा देना या किसी चीज़ को महत्व देना, ठीक है, मतलब इम्पोर्टेंस देना, ठीक है। वो डिवोशंस का मतलब होता है समय या शक्ति संप्रति करने की प्रक्रिया, ठीक है। समय या शक्ति के हिसाब से कोई ऐसी चीज़, कोई हम ये कह सकते हैं कोई ऐसा एक ऐसा कोई काम करने की प्रक्रिया, मतलब पूरा हम ये कह सकते हैं एक प्रोसेस, ठीक है, प्रोसेस कह सकते हैं। तो भक्ति एम्फसाइज डिवोशन एंड इंडिविजुअल वर्शिप ऑफ गॉड और गॉडेस। भक्ति क्या कहती है? वो डिवोशंस के बारे में बताते हैं। वो जो है ये बताता है कि किसी एक इंडिविजुअल गॉड की या गॉडेस की वर्शिप करो, पूजा करो, रादर देन द परफॉर्मेंस ऑफ एलिबरेट सेक्रीफाइसेस। ये नहीं कहता कि तुम अपनी कुर्बानियाँ दो, अपने आप को कत्ल कर दो, जानवरों को मारो, नहीं। भक्ति के हिसाब से ये था कि जो है किसी भी गॉड या गॉडेस की पूजा करो, उन्हें अपने मन से मानो। ये नहीं कि उनके लिए तुम जो है अपना ये दिखाने के लिए कि हम आपको मानते हैं तो लोग रोज़ बकरे कटवा रहे हो या ऊँट कटवा रहे हो या भैंसे कटवा रहे हो या कुर्बानी दे रहे हो, ठीक है, अपनी कुर्बानी दे रहे हो,
तो इस तरह की कोई कुर्बानी नहीं, ठीक है, सेक्रीफाइसेस नहीं, सेक्रीफाइस मतलब कुर्बानी। उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पर इन सर्टेन एरियाज द मदर गॉडेस हुज वर्शिप हैड स्टार्टेड फ्रॉम द हरप्पन टाइम्स कंटिन्यूड। ये कह रहे हैं कुछ सर्टेन एरियाज में जो मदर गॉडेस हैं उनकी वर्शिप जो है स्टार्ट हो चुकी थी हरप्पन टाइम से। क्या जो हरप्पन सिविलाइजेशन आपने पढ़ा होगा चैप्टर्स, मैंने ही पढ़ाया आपको, तो हरप्पन सिविलाइजेशन के हिसाब से अगर हम देखें तो उसी टाइम से ही जो गॉडेस थी मदर गॉडेस, उनकी जो पूजा थी, उनकी वर्शिप थी, उसी टाइम से ही शुरू हो चुकी थी कुछ एरियाज़ में। उसके बाद हरप्पन टाइम से शुरू हो चुकी थी, कंटिन्यूड, कंटिन्यूड के बाद नेक्स्ट पेज पर है कंटिन्यूड टू हैव डिवोर्स एज वेल, और जो है वो कंटिन्यू होती रही, टू हैव डिवोर्स एज वेल मतलब वो फैलती रही, ऐसा नहीं कि वो रुक गई। द गॉडेस वॉज लेटर वर्शिप और एज शक्ति इन डिफरेंट फॉर्म एज उमा भावनी, अन्नपूर्णा एक्सेट्रा। जो गॉडेस थी उनकी वर्शिप अलग अलग रूप में क्या होती रही, मतलब उन लोगों, जैसे कि अब मैं दूसरी जगह की बात करूं तो वो लोग भी इन्हीं की पूजा करने लगे, मतलब सिंपल बात करूं इन्हीं गॉडेस की पूजा जो है अलग अलग तरीक़ों से होने लगी, मतलब अलग अलग नामों से। एज शक्ति इन डिफरेंट फॉर्म्स, शक्ति के फॉर्म में एज अ शक्ति डिफरेंट फॉर्म्स में, जैसे कि उमा के नाम से, भावनी के नाम से, अन्नपूर्णा के नाम से, ठीक है। अब अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम से इन्हें, इस गॉडेस को कहने लगे वो लोग। एंड इन हर बिगिनिंग मूड एज काली कराली, और जब शुरुआत की बात करें तो इन्हें किस नाम से जाना जाता था, काली, कराली, चामुंडी, और चांदी, इस नाम से एक्सेट्रा। बहुत सारे ऐसे अलग अलग नाम थे जिस नाम से इन्हें जाना जाता था। गॉडेस के नाम, इनके ये गॉडेस थी जिनके अलग अलग नाम थे। एज द डिस्ट्रॉयर ऑफ द एविल, और एक्सेट्रा एज द डिस्ट्रॉयर ऑफ द एविल मतलब एविल, बुराई को तबाह करने वाला, तबाह करने वाली। Hindus teaches the existing of one supreme universal spirit but it allows the Hindu to worship him in any form he likes। ये कह रहे हैं हिंदूज टीचेस क्या टीच करते थे कि किसी एक वन सुप्रीम यूनिवर्सल स्पिरिट को की एग्जिस्टेंस को बताना, टीच करना, ठीक है, उसे बताना, उसे पढ़ाना, मगर वो अलाउ करता था कि किसी भी क्या करना, हिंदू टू वर्शिप हिम इन एनी फॉर्म ही लाइक। हिंदू को ये अलाउ करते था इनके मज़हब के हिसाब से कि वो किसी भी फॉर्म में किसी को भी वो पूजा कर सकते हैं, उनकी मर्ज़ी है। अब वो विष्णु को चाहें, ठीक है, काली को चाहें, या कोई भी कृष्णा को चाहें, उनकी मर्ज़ी है वो किसकी पूजा करते हैं। अकॉर्डिंग टू हिंदूज द एग्जिस्टिंग ऑफ ईच लिविंग थिंग्स इज़ गवर्न बाई इट्स एक्शन इन प्रीवियस लाइफ। हिंदू के हिसाब से ये कहा जाता है जो एग्जिस्टेंस ज़िंदगी है, अब की जो हर ज़िंदगी है मौजूद हैं, उसकी ज़िंदगी उस हिसाब से चलेगी जो कि उनके पिछले ज़माने की ज़िंदगी कैसी गुजरी है। मतलब अब ये कहते हैं कि पहले ज़माने में अगर वो अच्छे से रहे होंगे तो उनकी आज की ज़िंदगी अच्छी रहेगी, बेहतर रहेगी। गुड एक्ट्स विल ब्रिंग फ्रूट इन सम नेक्स्ट एग्जिस्टेंस, और अच्छा अगर कर्म करेंगे तो अगली एग्जिस्टेंस में, अगले जन्म में अच्छा फ्रूट लेके आएगा वो, ठीक है। एंड सो विल बैड एक्ट्स, और अगर बुरा काम करा तो बुरा नतीजा होगा। दिस बिलीफ गेव राइज टू द डॉक्ट्राइन ऑफ कर्मा ऑफ रीबर्थ, और यही बिलीव जो है किसके बारे में, क्या चीज़ लेके आया, डॉक्ट्राइन ऑफ कर्मा के बारे में। उसमें क्या बताया जाता है, रीबर्थ, मतलब हिंदूज़ के अंदर ये सोचा जाता है कि इंसान का पुनर्जन्म होता है, हर इंसान का दोबारा जन्म होता है, एक बार मरने के बाद उसका जन्म दोबारा होता है। और ये कहा जाता है कि जैसे कि अब उसका दोबारा जन्म होगा तो अगर उसके कर्म अच्छे होंगे इस जन्म में तो अगले जन्म में उसकी ज़िंदगी आसान होगी, अच्छी होगी। अगर पिछले जन्म में उसके कर्म बेकार होंगे तब वो अपनी अगले जन्म में जब वो दोबारा पैदा होगा तो उसकी ज़िंदगी बेकार होगी, बुरी होगी, परेशानी वाली होगी। अकॉर्डिंग टू दिस बिलीफ द सोल विद इन आ बॉडी नर्व नेवर डाइज। इस बिलीफ के साथ इस बिलीफ के हिसाब से हिंदूज़ क्या सोचते हैं कि जो इंसान का जिस्म होता है सिर्फ वो बदल जाता है, वरना जो रूह होती है, जो आत्मा होती है, वो नहीं बदलती है, वो कभी नहीं मरती है। इंसान का जिस्म मरता है और रूह निकल जाती है, फिर जब दूसरा पुनर्जन्म होता है तो वो रूह उसके अंदर घुस जाती है, ऐसे सोचते हैं, ठीक है। इट इज़ ओनली द बॉडी दैट डाइज एंड इज़ बॉर्न रिपीटेडली, और ये लोग सोचते हैं कि वो खाली बॉडी होती है जो मरती रहती है और वापस दोबारा पैदा होती रहती है रिपीटेडली। नाउ द डीटी कुड बी थॉट ऑफ एज आ ह्यूमन बीइंग। ये कह सकते हैं, ये कह रहे हैं आजकल के ज़माने अगर हम सोचें जैसे कि एज अ ह्यूमन बीइंग तो लॉइन है, ट्री है, और एनी अदर फॉर्म अगर हम बात करें। वंस दिस आइडिया गेन एक्सेप्टेंस आर्टिस्ट मेड ब्यूटीफुल इमेजेस ऑफ दीज डीटीज़। ये कह रहे हैं अब ये जो बातें थी जैसे कि इसे एक्सेप्टेंस मिली, जैसे लोगों ने एक्सेप्ट किया इसे, उसके बाद आर्टिस्ट मेड ब्यूटीफुल इमेजेस ऑफ दीज ड्यूटीज़। तो जो आर्टिस्ट थे इन लोगों ने इसी डिटीज़ की, इसी मूर्ति, डिटीज़ होता है इनकी जो देवी देवता है, उनकी फिर क्या करना शुरू कर दी,
ब्यूटीफुल इमेजेस बनाना शुरू कर दी, बिकॉज द डिटीज़ वर स्पेशल, क्योंकि इनके लिए जो डिटीज़ थी वो बहुत ज़्यादा स्पेशल थी। दीज इमेजेस ऑफ द डिटी वर प्लेस इन स्पेशल होम्स द टेम्पल्स, और यही डिटीज़ की जो इमेजेस होती थी, जो इनकी भगवान की या इनकी जो गॉड गॉडेस की जिनकी ये पूजा करते थे, उन लोगों की ये लोग क्या करते थे, तस्वीर बनाते थे, तो वो लोग इंपॉर्टेंट प्लेसेस पर, ये टेम्पल्स पर, ये अपने घरों में रखा करते थे। ठीक है। हिंदू जो वर्ड है, द वर्ड हिंदू वॉज यूज बाय द अरब्स एंड ईरानियंस, जो हिंदू वर्ड है वो अरब वाले लोग और ईरान से आने वाले लोग यूज़ किया करते थे, इस्तेमाल किया करते थे, वहीं से ये वर्ड पड़ा हिंदू। ठीक है। द टर्म हैज़ बीन ड्राइव फ्रॉम द रिवर इंडस, जो ये टर्म बना, ये जो हिंदू बोलने लगे वो लोग, वो इंडस रिवर से, इंडस नदी से आते थे, तो इंडस नदी से ही इनका नाम हिंदू बोला गया। दे रेफर हिंदू टू द पीपल हु लिव टू द ईस्ट ऑफ द इंडस रिवर, ये लोग जो अरब के लोग थे या ईरान से आने वाले लोग थे, ठीक है, ये अरेबियन जो लोग थे या ईरान से आने वाले लोग जब यहाँ पर ट्रेड करने आते थे, तो वो लोग हिंदू उन सभी लोगों को कहते थे जो कि इंडस रिवर के ईस्ट में रहते हैं। क्या? ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, तो इंडस रिवर के जो ईस्ट में जितने भी रहते थे उन्हें हिंदू कहा गया। इसी हिसाब से इंडिया वालों को जो इंडिया वाले जो लोग थे जो यहाँ रहते थे उन्हें हिंदू कह दिया गया, तब से ही हिंदू मज़हब चला आ रहा है, उसका नाम हिंदू पड़ गया। अब यहाँ पर एक केस स्टडी दी हुई है क्रिश्चियनिटी के बारे में, तो इसे आप पढ़ लिए या तो फिर हम चलिए पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। इसमें क्या है, द फाउंडर ऑफ द क्रिश्चियन रिलीजन वॉज अ ज्यू नेम जेसस, ये कह रहे हैं जो क्रिश्चियन रिलीजन था उसका, क्रिश्चियन रिलीजन है मतलब उसके जो फाउंडर हैं वो कौन थे, वो थे, नेम उनका था जेसस। बॉर्न एट बैथलेहम नियर जेरूसलम, जेरूसलम जो था वहाँ पर पैदा हुए थे, बैथलेहम जगह है वहाँ पर, ठीक है, बैथलेहम जगह में जेरूसलम में पैदा हुए थे। द नेम ऑफ हिज मदर वॉज मैरी, उनकी माँ का नाम मैरी था। ठीक है। क्रिश्चियनिटी इमर्ज इन वेस्ट एशिया, और जो क्रिश्चियनिटी थी वो कहाँ से इमर्ज हुई, वेस्ट एशिया में। जैसे सिंपल लाइफ, मैग्नेटिक पर्सनैलिटी एंड आउटस्टैंडिंग लव एंड कंपेशन फॉर ऑल ड्रू लार्ज नंबर ऑफ पीपल अराउंड हिम, जो जेसिस थे ये इनकी जो है सिंपल लाइफ, उनकी पर्सनैलिटी, मैग्नेटिक पर्सनैलिटी और आउटस्टैंडिंग लव जो था, उनका जो कंपैशन था, उससे क्या हुआ, सारे जो लार्ज नंबर ऑफ पीपल्स थे उनकी तरफ खिंचे चले आए। द फॉलोवर ऑफ जेसिस वर नोन एज क्रिश्चियंस, और जो जेसिस के फॉलोवर थे, उन्हें फॉलो करने वाले लोग थे, उन्हें क्रिश्चियंस कहा जाता है। हम कहते हैं ना क्रिश्चियंस, वही क्रिश्चियंस। ठीक है। जेसिस वेरी ऑफन स्पोक ऑफ द किंगडम ऑफ गॉड, और जेसिस जो है वेरी ऑफन स्पोक ऑफ द किंगडम ऑफ गॉड बाई विच ही मीन दैट द अथॉरिटी ऑफ द गॉड वॉज द सुप्रीम पावर ऑन अर्थ। उन्होंने जो है जल्द ही फिर जो है किसके बारे में बताने लगे, वो गॉड की किंगडम के बारे में बताने लगे। उसका मतलब सिंपल ये था कि गॉड की ही अथॉरिटी है, सुप्रीम पावर जो है अर्थ पर कौन है, सिर्फ और सिर्फ एक गॉड ही है। जैसे जो है ये कहते थे सिर्फ एक ही खुदा है, एक ही गॉड है। ठीक है। गॉड के बारे में बताने लगे, क्योंकि जो है लोग बाग अब इन्हें जो है मानने लगे थे, जेसिस को मानने लगे थे। क्रिश्चियंस जो हैं वो जेसिस के फॉलोवर थे। ठीक है। अब इन्हें मानने लगे थे, ये कह रहे थे कि जो सिर्फ एक ही पावर है, गॉड है, मतलब अपने आप को नहीं कह रहे थे, ये कह रहे थे कि गॉड है सुप्रीम पावर। मगर लोग बाग इन्हें फॉलोवर मानने लगे, इनकी बातों को समझने लगे, समझने लगे, इन्हें अच्छा मानने लगे, इनकी बातों को पसंद करने लगे, तो लोग बाग इन्हें फॉलोवर बन गए, इन्हें फॉलो करने लगे। उसके बाद ही सेड दैट द किंगडम ऑफ गॉड वॉज एट हैंड एंड कुड बी बिल्ट अप बाई मैन प्योरीफाइड बाई लव ऑफ गॉड एंड कंप्लीट फेथ इन हिम। ये कह रहे हैं जो किंगडम ऑफ गॉड है, उन्होंने ये कहा कि जो किंगडम ऑफ गॉड है, गॉड की जो किंगडम है वो जो है हैंड में है, तुम हाथों में है, मतलब हाथों में थी, सिंपल हम कह सकते हैं। एंड कुड बी बिल्ट बाई अप मैन, और वो किसी भी इंसान के ज़रिए बनाई जा सकती है। मतलब अपनी किंगडम, अपनी ज़िंदगी अच्छी करनी है तो हमें क्या करना है, अपने हाथों से ही बना सकते हैं। कैसे? प्योरीफाइड बाई लव ऑफ गॉड, जो कि खुदा की जो गॉड है, जो भगवान है, उसके लव से प्योरीफाइड है। एंड कंप्लीट फेथ इन हिम, और उसके अंदर कंप्लीट फेथ रख के, मतलब उसके ऊपर कंप्लीट पूरी तरीके से भरोसा कर यकीन करके। Christians believe that Jesus rose from the dead on the third day after crucifixion। ये कह रहे हैं जो क्रिश्चियंस हैं वो ये सोचते हैं कि उन्हें दोबारा उठाया जाएगा डे ऑफ, मतलब जब वो उनकी जो डेथ हो गई है, उनकी जो मृत्यु हो चुकी है, उनकी बॉडी मतलब उनका इंतकाल हो चुका है, सिंपल कहें उनका देहांत हो चुका है, तो उसके बाद उन्हें दोबारा उठाया जाएगा जब वो थर्ड डे ऑफ क्यूरिफिकेशंस आएगा। क्यूरिफिकेशंस का तीसरा दिन जब आएगा तब उन्हें दोबारा उठाया जाएगा। दिस इज़ नोन एज द रेजुरेक्शन एंड ईस्टर।
इसे ही रेजरेक्शन और ईस्टर कहा जाता है, इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर इन द मेमोरी ऑफ दैट इवेंट। और इसीलिए जो है आपने कभी सुना होगा ईस्टर एक त्यौहार होता है जो लोग क्रिश्चियंस मनाते हैं। वो क्या करते हैं, उसमें जो है खूबसूरत खूबसूरत अंडे होते हैं, एग होते हैं। अब वो एग के अंदर तोहफे होते हैं, क्या होते हैं हमें नहीं पता, हमने तो मनाया नहीं है कभी ईस्टर त्यौहार। तो उसके अंदर वो आपस में एक दूसरे को एग सेलिब्रेट करते हैं, एग देते हैं, उसमें रीबर्थ, दोबारा ज़िंदगी को दोबारा जन्म देने को की मतलब वहाँ पर साइन दिखाते हैं, उसे सेलिब्रेट करते हैं वो लोग, ठीक है, इस इवेंट को मनाते हैं वो लोग। गुड फ्राइडे इज़ द डे ऑन विच जेसस इज़ बिलीव टू हैव बीन क्रूसिफाइड। और गुड फ्राइडे जो है वो उस दिन को मनाया जाता है जिस दिन जो है जेसस जो है ये माना जाता है कि उस दिन जो है क्रूसिफाइड होंगे, ठीक है, हैव बीन क्रूसिफाइड। आफ्टर हिज रेजरेक्शन, उनकी रेजरेक्शन के बाद जेसस अपेयर टू हिज जेसस अपेयर टू हिज डिसिपल्स एंड अदर पीपल फॉर 40 डेज। उनके रेजरेक्शन के बाद जब जेसस जो है उनके डिसिपल्स के सामने अपेयर हुए एंड अदर पीपल फॉर 40 डेज, और दूसरे लोगों के सामने 40 दिन तक, एंड फाइनली असेंड टू हेवन, और बाद में उन्हें फिर जन्नत भेज दिया गया, असेंड भेज दिया गया मतलब वो जन्नत भेज दिए गए। क्रिश्चियंस सेलिब्रेट हिज बर्थ, जो क्रिश्चियंस हैं उनकी बर्थ को सेलिब्रेट करते हैं। द क्रिश्चियंस एरा स्टार्ट फ्रॉम विद AD फर्स्ट, जो क्रिश्चियंस का एरा था, इनका जो समय था वो फर्स्ट AD से स्टार्ट हुआ, विच अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशन इज़ द ईयर ऑफ जेसस बर्थ AD और एनो डोमिनी। और उसी साल से AD शुरू हुआ था बच्चों, जो हम AD 1 15 AD 16 AD 17 AD 192 AD ये हम पढ़ते हैं ना, इसका मतलब ही यही होता है एनो डोमिनी। एनो डोमिनी मतलब उनकी बर्थ के बाद, जब उनकी बर्थ शुरू हुई थी, ठीक है, जो उनका ईयर था जेसस की बर्थ का, उसे हम कहते हैं AD फर्स्ट। जब वो 2 साल के हुए होंगे तो हम कहेंगे AD सेकेंड, 3 साल के हुए होंगे AD थर्ड। तो तभी से AD वाला एरा शुरू हो गया, ठीक है, तभी से जो क्रिश्चियंस का एरा था वो शुरू हो गया, तब से AD के नाम से हम जानते हैं इस एरा को। अब यहाँ पर हमारी रीडिंग कंप्लीट हो गई, ये ग्लॉसरी है, आप इसे रीड कर लीजिएगा, आपको ये भी पढ़ना होता है, ये भी हम एग्ज़ाम में देंगे, इसमें भी हो सकता है 1-2 नंबर का एग्जाम में पूछ लिया जाए, इसलिए मैं आपसे कहता हूँ इसे आप पढ़ लिया करिए। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, हर बार तो नहीं लिखा, इस बार लिख देता हूँ, रीड इट, ठीक है, रीड इट और लर्न इट। खाली रीड नहीं करना है, इसे लर्न भी करना है, ठीक है, यहाँ पर लर्न भी करना है, इसे याद भी करना होता है। चलिए अब इसकी एक्सरसाइज कर लेते हैं, लास्ट हमारा जो बचा हुआ है टॉपिक। पहला देखिए, चूज द करेक्ट ऑप्शंस, ये हमें बुक में ही करना है। फिर एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स, ये भी बुक में। आंसर दिस क्वेश्चन इन ब्रीफ, ये आपको कॉपी में करना है, इन कॉपी, ठीक है। फिर एक्सरसाइज D है, ये भी हमें किस में करना है, इन कॉपी, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए ए पर आइए, चूज द करेक्ट आंसर्स। पहला क्या है इसका, तो इसका फर्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर चूज द करेक्ट ऑप्शन का फर्स्ट देखिए, पेपर वॉज कॉल्ड द ब्लैक गोल्ड इन रोमन एम्पायर बिकॉज, ये कह रहे हैं पेपर जो था, जो काली मिर्च होती है बच्चों, उसे जो है रोमन एम्पायर में, रोम में ब्लैक गोल्ड के नाम से जाना जाता था। क्यों जाना जाता था, क्योंकि वो महंगी होती थी, क्योंकि वो बहुत काली होती थी, ब्लैक कलर की होती थी इसलिए, या उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा थी, या वो बहुत ज़्यादा हैवी थी। तो देखो पेपर जो है काली कलर की होती है, इसे बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर हर कोई भी चीज़ काली होगी तो हम उसे ब्लैक गोल्ड नहीं कह देंगे, ठीक है। कोयले को हम ब्लैक गोल्ड नहीं कह देते हैं, ब्लैक कलर को ब्लैक गोल्ड नहीं कह देते हैं, या वो बहुत ज़्यादा महंगी थी इसलिए नहीं कह देते हैं। कोई भी चीज़ अगर महंगी होती है तो हम उसे सोना नहीं कह देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसलिए उसे ब्लैक गोल्ड कहा जाता था क्योंकि उन लोगों के लिए वो एज अ ब्लैक गोल्ड ही था। एक तरीके का ऐसा लगता था कि उन लोगों के लिए वो सोने के बराबर है, मतलब गोल्ड के बराबर थी। क्यों? क्योंकि उसकी बहुत ज़्यादा डिमांड थी। जो रोमन एम्पायर थी, जो रोम थे, वहाँ पर बहुत ज़्यादा डिमांड थी उसकी, इसलिए उसे एक तो वो गोल्ड की तरह उसकी एक जैसे सोना होता है ना, हीरा सोना जैसे होता है, तो उसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है। अगर मैं कोई चांदी का बर्तन आपको दे या कोई एक पीतल का बर्तन दे और आपको एक सोने का बर्तन दे, तो आप सोने का बर्तन उठा लेंगे, सोने का बर्तन ले लेंगे, क्योंकि उसकी डिमांड ज़्यादा है, उसकी वैल्यू ज़्यादा है। इसी तरह से जो पेपर है, जो काली मिर्च है, उसकी डिमांड उस टाइम वहाँ पर बहुत ज़्यादा थी और साथ साथ उसका कलर ब्लैक होता है, तो ब्लैक गोल्ड उसका नाम दे दिया उन लोगों ने। वो लोग उसे ब्लैक गोल्ड के नाम से जानते थे, इसीलिए ब्लैक गोल्ड कहा करते थे। तो ये हो गया हमारा इसका पहले का सी। फिर है हु आर द अर्लीस्ट रूलर ऑफ द सब कॉन्टिनेंट टू इशू गोल्ड कॉइन। ये कह रहे हैं कौन सा रूलर था सब कॉन्टिनेंट का जिसने गोल्ड कॉइन इशू करे थे। तो चेराज ने तो नहीं किया था, पांड्याज या कुशानाज ने नहीं किया था, किसने किया था? चोलाज ने। चोलाज ने जो है क्या किया था, गोल्ड के कॉइन इशू किए थे, वरना चेराज ने तो मना कर दिए थे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, हु आर द अर्लीस्ट रूलर्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट टू इशू गोल्ड कॉइन, कौन था वो? चोलाज। ए हो गया इसका, ठीक है, चोलाज।
दूसरे का क्या हो गया ए, तो इस पर आप टिक कर दिए। फिर थर्ड देखिए, द न्यू फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म वॉज नॉन एज, ये कह रहे हैं जो नया फॉर्म का बुद्धिज्म था उसे क्या कहते हैं, थेरावड़ा बुद्धिज्म, ये यहाँ पर महायाना बुद्धिज्म, भक्ति या बुद्धचरिता, तो महायाना बुद्धिज्म था वो। दो तरह से हमने डिफाइन किया था बुद्धिज्म को, ये हमारा क्या हो गया महायाना बुद्धिज्म, ठीक है। तो ये हमारे बाद में दो हिस्सों में डिवाइड हो गए थे ना, तो इसमें नया फॉर्म तो हमारा महायानी ही है। तो थर्ड का हो गया ऑप्शन नंबर बी, इस पर आप बी पर टिक कर दिए। ओके स्टूडेंट्स, बी पर यहाँ पर टिक कर दिए। फिर फोर्थ क्या है, व्हाट डज द वर्ड नालंदा मीन्स, ये कह रहे हैं जो वर्ड नालंदा है इसका मतलब क्या है, नॉलेज स्पीकर या नॉलेज प्रोवाइडर, गिवर ऑफ नॉलेज या नॉलेज। मैंने बताया था नालंदा का मतलब होता है गिवर ऑफ नॉलेज, मतलब नॉलेज देने वाला, ठीक है। तो इसका क्या हो गया, नॉलेज देने वाला, गिवर ऑफ नॉलेज, बी हो गया फोर्थ का बी, इस पर आप टिक कर दिए। तो पहले का क्या है, सी है, सी पर टिक करा, दूसरे का हमारा ए है, फिर तीसरे का हमारा बी है, चौथे का हमारा बी है, ठीक है। इन सब पर आप टिक कर दिए। फिर है एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स, पहला है पिलग्रिम, भक्ति, फिर मुरेंदर, ये मुरेंदर क्या है, ये महायाना होना चाहिए था, मुरेंदर कोई ऐसा वर्ड तो है नहीं यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद क्या है, फिर है हमारा दक्षिण पथ और बोधिसत्वा, इन पांचों की हमें डेफिनेशन लिखनी है यहाँ पर। तो ये सारा तो हमने पढ़ा तो दिया आपको, बुक ये पिलग्रिम, भक्ति, ठीक है, दक्षिण पथ, बोधिसत्वा, इन सब के बारे में बताया था अभी हमने बीच में, चैप्टर के बीच में, मगर ये बहुत बड़े बड़े हैं, यहाँ पर आ नहीं पाएंगे, ठीक है, बहुत ज़्यादा बड़े बड़े हैं, ये सारे बहुत ज़्यादा बड़े बड़े हैं। तो इसमें सिर्फ आप 2 करेंगे और बाकी 3 कट करने हैं, ठीक है। आपको पिलग्रिम के बारे में लिखना है, पिलग्रिम्स क्या होते हैं, और भक्ति के बारे में, भक्ति के बारे में बहुत बड़ा है, अगर देखें हम तो भक्ति का भी बहुत बड़ा है, पिलग्रिम्स का भी थोड़ा बड़ा है। तो ये हम सिर्फ आपको इन दोनों के बारे में करना है, ये दोनों, ठीक है। ये आपका होमवर्क है, ये आपका होमवर्क है, आपको सिर्फ इसके बारे में लिखना है, कॉपी में लिखना है, ये भी कॉपी में करना है, यहाँ बुक में आएगा नहीं। बाकी ये तीनों नहीं करने, ठीक है, ये तीनों नहीं करने, ये ज़्यादा बड़े हो जाएंगे अगर तीनों कराएंगे। तो पिलग्रिम्स के बारे में हमने बताया था, पिलग्रिम्स कैसे कहते हैं, वो आदमी, वो औरतें, बताया था ना अभी हमने। यहाँ पर देखिए पिलग्रिम्स का हम बता देते हैं आपको, मगर कॉपी में करना है। पिलग्रिम्स आर मैन एंड वुमेन हु अंडरटेक्स जर्नी टू होली प्लेसेस इन ऑर्डर टू ऑफर प्रेयर्स। तो यहीं तक कर सकते हैं, तो अगर यहाँ तक ये बुक में आ जाए तो बेहतर है, वरना ये आएगा नहीं, ठीक है। वैसे अब तो आ जाएगा, अब तो हमने बाकी 3 कटवा दिए तो वहाँ पर आ जाएगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसे बुक में ही कर लिए। चलिए, ये आंसर नंबर फर्स्ट हो गया। एक्सरसाइज क्या है हमारी, एक्सरसाइज कौन सी है, दोबारा देखिए, एक्सरसाइज है हमारी सी, नहीं बी है हमारी एक्सरसाइज, ठीक है। अब पिलग्रिम्स का 1 लाइन में नहीं है तो 2 लाइन में कर लिएगा। तो इस वाले का होमवर्क तो अब नहीं रहा, ये हमारा हमने यहाँ पर कर दिया है, तो होमवर्क हम यहाँ पर रब कर देते हैं, ये अब हमारा होमवर्क नहीं रहा। और कॉपी में अगर आए तो कॉपी में कर लिएगा, अगर बुक में नहीं आता है तो वैसे तो आप ये 5 लाइन मिल गई पूरी 2 के लिए, ठीक है। इन तीनों को तो करना नहीं है, तो इनकी भी लाइन इसी के में आ जाए, इसी में आ जाएगी। तो पिलग्रिम का पूरा यहाँ से लिख लेगा, बी का हो गया फर्स्ट। पेज नंबर कौन सा है, पेज नंबर है हमारा 59 पर। ये रहा, पिलग्रिम्स आर मैन एंड वुमेन हु अंडरटेकन जर्नी टू होली प्लेसेस इन ऑर्डर टू ऑफर प्रेयर्स। आंसर नंबर फर्स्ट हो गया। एक्सरसाइज कौन सी है, एक्सरसाइज है बी, एक्सरसाइज बी, ठीक है। आंसर नंबर फर्स्ट एक्सरसाइज बी हो गया। चलिए, यहाँ से यहाँ तक हमारा हो गया आंसर नंबर फर्स्ट एक्सरसाइज बी। अब वापस आ जाइए क्वेश्चन नंबर पर, और यहाँ पर देखिए भक्ति। अब भक्ति क्या है, भक्ति हमने यहाँ पर पूरा पढ़ा था अभी, ये रहा बिगिनिंग ऑफ भक्ति। ये थोड़ा बड़ा है, ठीक है, ये थोड़ा बड़ा है, तो ये वाला हम देखते हैं, अगर छोटा हो जाए तो वैसे भक्ति का ज़्यादा बड़ा हमें करना नहीं है, इतनी जगह हमारी यहाँ पर है नहीं। अब वैसे भी हमें बुक में जब करना है तो इतना बड़ा नहीं लिखेंगे। तो ये भी बहुत बड़ा है स्टूडेंट्स, अगर देखें इसका आंसर तो इसका आंसर पूरा सेकंड का हमारा, सेकंड में बी का बहुत बड़ा है ये भी, ये पूरा यहाँ से है हमारा द आइडिया ऑफ भक्ति से लेकर पूरा हमारा द आइडिया ऑफ भक्ति से लेकर द आइडिया ऑफ डिवोशन से लेकर यहाँ तक। तो ये आएगा नहीं, तो इसे भी हम कट कर देते हैं, ठीक है। सिर्फ आप इसमें एक ही कर लिएगा, बाकी आपको नहीं करने हैं। ये आपको सिर्फ ये करना है, ये नहीं करना है, इसे भी कट कर दिए भक्ति को, ठीक है। दक्षिण पथ क्या है, दक्षिण पथ हमने पूरा बताया था, जो दक्षिण वाला रास्ता था, ठीक है, जो दक्षिण वाला रास्ता था उसे दक्षिण पथ कह दिया था। ऐसी बोधिसत्वा ये भी हमने बताया था, तो ये हमें करना नहीं है, ठीक है, हमने एक्सप्लेन कर दिया है, आप उसे ही अच्छे से समझ लेंगे तो आपको याद रहेगा, ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ रटी जाए, ठीक है। चलिए, पहला खाली पिलग्रिम्स लिख लीजिएगा, बुक में ही कर लीजिएगा, यहीं पर पूरी जगह छूट गई अब तो। अब आ जाते हैं आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस पर। पहला देखिए, वाई वर सदर्न किंगडम्स रिच, ये कह रहे हैं सदर्न किंगडम्स जो है वो रिच क्यों थी, अमीर क्यों थी। तो हमने ये शुरुआत में पढ़ाया था आपको कि सदर्न किंगडम्स रिच क्यों थी, सदर्न किंगडम इतनी अमीर क्यों थी। तो यहाँ पर देखिए आंसर नंबर कौन सा है, एक्सरसाइज कौन सी है, एक्सरसाइज सी है हमारा, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, फर्स्ट, एक्सरसाइज सी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा हमारा आंसर नंबर फर्स्ट है,
ठीक है, आंसर नंबर फर्स्ट है, एक्सरसाइज सी है। क्या है क्वेश्चन? द सदर्न किंगडम्स ऑफ इंडिया वर वेरी रिच, दे हैड अबंडेंट नेचुरल रिसोर्सेज एंड अ फ्लोरिशिंग ट्रेड। साउथ इंडिया वॉज फेमस फॉर गोल्ड, स्पाइसेस एंड प्रेशियस स्टोन। इन एडिशन दे ऑल्सो प्रोड्यूस फाइन कॉटन एंड सिल्क क्लॉथ एंड द सी यील्डेड पर्ल्स ऑल्सो। ये क्या हो गया हमारा? आंसर नंबर फर्स्ट हो गया एक्सरसाइज सी का। पेज नंबर कौन सा है? शुरुआत में ही हमारा है पेज नंबर 55। ठीक है, पेज नंबर 55 पर हमारा आंसर है, तो हमने यहाँ से पूरा आंसर यहाँ पर लिख दिया है, मतलब छाप दिया है हमने, एक तरह से कह सकते हैं। अब आपको अब ये कॉपी में बस जल्दी से उतार देना है। तो पेज नंबर यहाँ पर 55 मेंशन कर दिए। क्वेश्चन नंबर 2, वाई डिड किंग्स वांट टू कंट्रोल द सिल्क रूट? ये बताइए, सारे जो किंग थे वो सिल्क रूट को क्यों कंट्रोल करना चाह रहे थे? सिल्क रूट को क्यों कंट्रोल करना चाह रहे थे? क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 2 है कि सिल्क रूट को जो राजा थे सारे वो क्यों कंट्रोल करना चाह रहे थे। एक मिनट स्टूडेंट्स, अब देखिए कि जो है राजा जो थे सारे वो सिल्क रूट को क्यों कंट्रोल करना चाह रहे थे। तो साफ सी बातें हमने बताया था, सिल्क रूट को वो इसलिए कंट्रोल करना चाह रहे थे कि वहाँ पर उन्हें अच्छा खासा उन्हें टैक्स मिल जाया करता था। क्या? टैक्स मिल जाया करता था, इसलिए। तो इसका आंसर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है, सिल्क रूट हैड इट ब्रांचेज ऑल्सो, मैनी किंग्स ट्राइड टू कंट्रोल लार्ज पोर्शन ऑफ द रूट। They did so because they could benefit from tax, tributes and gifts that were brought by traders traveling along के बाद the Silk Route. In return, they protected the traders who passed through their kingdoms from attacks. ठीक है, तो यहाँ से हो गया हमारा यहाँ तक। ये क्या हो गया? आंसर नंबर 2 हो गया ना ये। तो यहाँ लिखेंगे हम डाक करके आंसर नंबर 2 क्यों आपकी नज़र आ जाए। आंसर नंबर 2, ठीक है, आंसर नंबर 2 हमने खूब डाक करके लिख दिया है, अब आपको नज़र आ रहा होगा। आंसर नंबर 2 एक्सरसाइज कौन सी है? सी है, तो हमने यहाँ पर एक्सरसाइज सी लिख दिया है। ठीक है, एक्सरसाइज सी आंसर नंबर 2, एक्सरसाइज सी, सिल्क रूट से पूरा अटैक तक। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। चलिए वापस आइए क्वेश्चन नंबर 3 पर। ये हमारा पेज नंबर किस पे है? पेज नंबर भी यहाँ पर मेंशन कर देंगे। पेज नंबर कौन सा है बच्चों? ये सिल्क रूट वाला। जल्दी से आइए और देखिए, ये है हमारा सिल्क रूट वाला पेज नंबर 57। पेज नंबर 57, तो हम यहाँ पर लिख देंगे पेज नंबर 57। आप भी यहाँ पर लिख दिए पेज नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 3, हु वर द कुशानाज, नेम वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ द कुशानाज। ये कह रहे हैं कुशानाज कौन था और उसके कुछ ग्रेटेस्ट रूलर के नाम बताइए। किसी भी एक ग्रेटेस्ट रूलर का नाम बताना है। तो इसका आंसर कहाँ पर है? ये पूछा है ना कि कुशानाज कौन थे और एक भी कोई भी ग्रेटेस्ट रूलर का नाम बताइए। तो कुशानाज कौन था? ये आइए पेज नंबर 57 पर। पेज नंबर 57 पर आंसर नंबर 3 है आपका। पेज नंबर 57 ओपन कर लिए, यहाँ पर देखिए पेज नंबर 57, हु वर कुशानाज। तो कुशानाज वर द बेस्ट नोन रूलर हु कंट्रोल द सिल्क रूट। दे रूल्ड ओवर सेंट्रल एशिया एंड नॉर्थ वेस्ट इंडिया इन द फर्स्ट सेंचुरी एडी। ठीक है, यहाँ से आपका होगा स्टार्ट। द कुशानाज वर अ ब्रांच ऑफ फेमस योची ट्राइब। आफ्टर डिफीटिंग द इंडो ग्रीक पल्लवाज एंड द साकाज, कुशानाज एस्टेब्लिश्ड देमसेल्फ एट टक्सिला एंड पेशावर। लेटर देयर एम्पायर बिकम वेरी वास्ट। यहाँ तक तो हो गया। हमारा आंसर नंबर कौन सा है? ये 3 है ना स्टूडेंट्स, आंसर नंबर 3 है। तो आंसर नंबर 3 है, उसका पहला पॉइंट हो गया। एक्सरसाइज कौन सी है? सी। अब कुशानाज के एक इंपॉर्टेंट मेन रूलर का भी तो नाम बताना है, तो पेज नंबर 58 पर है। इन्होंने देखो 2 क्वेश्चन पूछे हैं, मैं दोबारा क्वेश्चन पर दिखाता हूँ आपको। ये भी पूछा है वॉट, ये लिखा है ना, वॉट वॉज द, सॉरी यहाँ पर नेम वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ द कुशानाज। कुशानाज के एक भी ग्रेटेस्ट रूलर का नाम बताइए, ये बताना है हमें। ठीक है, 3 का यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर 3rd का और देखिए इसके ग्रेटेस्ट रूलर का नाम। तो यहाँ पर तो हमने बता दिया कुशानाज कौन थे, पूरा एक ये मतलब बेस्ट रूलर्स थे, उनके नाम, उन्हें हम कुशानाज के नाम से जानते हैं। आंसर नंबर 3 पहला पॉइंट सी हो गया। अब अगले पेज पर देखिए, ये कनिष्का वॉज द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ द कुशानाज। ठीक है, तो दूसरे का होगा कनिष्का वॉज द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ द कुशानाज। ये हमारा हो गया आंसर नंबर 3 हो गया। एक्सरसाइज सी हो गया, उसका दूसरा पॉइंट हो गया। 2 पॉइंट लिखे मैंने। कुशानाज का एक इंपॉर्टेंट राजा का बताना था नाम, तो उसका नाम हो गया कनिष्का। ठीक है, कनिष्का वॉज द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ द कुशानाज। 2 क्वेश्चन है बच्चों इसमें, देखो क्वेश्चन दूसरा क्या है, नेम वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ द कुशानाज। तो हमने बता दिया ग्रेटेस्ट रूलर का नाम क्या था, कनिष्का। एक्सप्लेन द 2 सेक्ट्स ऑफ बुद्धिज्म के जो 2 सेक्ट्स थे उसे बताना है, 2 सेक्शन जो थे। तो हमने बताया था बुद्धिज्म के 2 सेक्शन डिवाइड हुए थे, कौन? महायाना, और हमने बताया था ना यहाँ पर देखिए स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म ही, यहाँ पर आपका पूरा इन्होंने बताया था। येरा बुद्धिज्म वॉज नाउ स्प्लिट इनटू 2 सेक्ट्स नोन एज थिरावाड़ा यानी हिनायाना लेसर व्हीकल्स एंड द महायाना यानी ग्रेटर व्हीकल। ठीक है, ये हमारा क्या है, 2 सेक्शंस था। तो हमारा सिंपल क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा, वापस आइए जल्दी से।
हु वर एक्सप्लेन द टू सेक्ट्स ऑफ बुद्धिज्म 58 पर, पेज नंबर 58 पर, 58 पेज नंबर 58 पर इसका आंसर है। जल्दी से आइए, आंसर नंबर 4, एक्सरसाइज सी, आंसर नंबर 4। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए, ये रहा हमारा। बुद्धिज्म वॉज नाउ स्प्लिट इनटू टू सेक्ट्स, Buddhism was now split into two sects, Theravada, Hinayana, lesser vehicle, and the Mahayana, greater vehicle. Mahayana Buddhism had two distinct features. The follower of Hinayana looked upon Buddha as teacher and guide. Now Buddha presence was shown in sculpture by using certain. बस यहाँ तक हमें करना है, ठीक है, यहाँ तक हमें करना है, ठीक है, यहाँ तक हमें करना है। आंसर नंबर कौन सा हो गया? आंसर नंबर 4 हो गया। एक्सरसाइज कौन सी हो गई? एक्सरसाइज हो गई हमारी सी, ठीक है, आंसर नंबर 4 एक्सरसाइज सी। यहाँ से लेकर हमारा यहाँ तक, टीचर एंड गाइड तक। ओके स्टूडेंट्स, पेज नंबर 58 पर हमने ये आंसर टिक कर दिया है। आंसर नंबर 4 हो गया हमारा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, डिस्क्राइब द स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म इनसाइड एंड आउटसाइड इंडिया। ये बताइए बुद्धिज्म कैसे स्प्रेड हुआ था इंडिया के अंदर और इंडिया के बाहर। तो ये तो पूरा बहुत बड़ा है बच्चों, बहुत ज़्यादा बड़ा है, पूरा बताना पड़ेगा कि बुद्धिज्म कैसे इंडिया, यहाँ से कैसे लोग बाग जाते थे, इंडिया से बाहर गए पढ़ा के वहाँ पर आए, यहाँ से इंडिया के मोंग बाहर गए चाइना में, ऐसे चाइना के मोंग अंदर इंडिया के अंदर आए। तो ये बहुत बड़ा हो जाएगा आंसर, इसलिए हम ये वाला आंसर नहीं करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 नहीं करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर डी, एक्सरसाइज डी का आंसर दिस क्वेश्चन इन डिटेल। व्हाट वर द मेन फीचर्स ऑफ भक्ति, व्हाट वाज द बेसिस ऑफ बिलीफ इन द सिस्टम ऑफ भक्ति। ये बताइए जो मेन फीचर हैं भक्ति के वो क्या थे, और मेन किस बेसिस पर, बेसिस क्या था बिलीफ का सिस्टम ऑफ भक्ति में। तो ये भी काफ़ी बड़ा आंसर है। अगर देखें इन्होंने पूछा है, पूरा यहाँ पर पूछ लिया है कि फ़ीचर्स बताइए भक्ति के क्या फ़ीचर्स थे, उसके अंदर क्या क्या खासियत थी। तो इसमें तो पूरा पैराग्राफ है, ठीक है, और कि किस बेसिस पर जो है, किस बिलीफ पर, कौन से बिलीफ के बेसिस पर जो है सिस्टम ऑफ भक्ति चल रहा था। तो हमने ये तो बताया था आपको कि उसका मतलब ये था कि भक्ति के अंदर ये बताया था कि एम्फेसाइज डिवोशन एंड इंडिविजुअल वर्शिप ऑफ गॉड और गॉडेस रादर देन परफॉर्मेंस ऑफ एलोबरेट सेक्रीफाइस, ठीक है। दोज हु फॉलोड द सिस्टम ऑफ भक्ति एम्फेसाइज डिवोशन एंड इंडिविजुअल वर्शिप ऑफ अ गॉड और गॉडेस रादर देन द परफॉर्मेंस ऑफ एलोबरेट सेक्रीफाइसेस। ये तो हमारा हो जाएगा किस बेसिस पर था। मगर यहाँ पर जो इनका पहला पॉइंट है, सॉरी एक मिनट, पहला क्वेश्चन है इसका, इन्होंने ये पूछा है कि मेन फीचर्स क्या थे भक्ति के। तो बहुत बड़ा ये तो, ठीक है, मेन फीचर्स क्या हैं। इसमें मेन फीचर्स में पूरा इन्होंने एक्सप्लेन किया था कि इस टाइम से जो रिलीजियस बिलीफ थे, प्रैक्टिसेस थे, वो काफ़ी चेंज हो चुके थे वैदिक टाइम के हिसाब से। इसमें जो हिंदू थे वो जो है फॉलोवर हो चुके थे विष्णु और शिवा के, ठीक है। जो आइडिया था डिवोशन और भक्ति का गॉड से, और वो ओरिजिनेट हो चुका था, शुरुआत हो चुकी थी उसकी, ठीक है। कुछ एरियाज़ में जो है मदर गॉडेस की पूजा की जा रही थी। तो इसमें भक्ति में बहुत सारा अलग अलग चीज़ें डिवाइड थी। तो ये वाला क्वेश्चन हम नहीं करेंगे स्टूडेंट्स, बहुत बड़ा है हमारा आंसर, ठीक है। इतने बड़े आप कर नहीं पाएंगे, हम तो यहाँ पर टिक कर देंगे, मगर आपको याद नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है डिफरेंशिएट बिटवीन द टू फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म की जो 2 फॉर्म है हमने यहाँ पर अभी पढ़ी है पहले, 2 सेक्शन ऑफ बुद्धिज्म, ये हमने पढ़ लिया। तो ये हमारा सेम क्वेश्चन हो गया, तो इसे नहीं करना है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन हमारा सेम है, क्वेश्चन नंबर 4 और 2, ठीक है, ये हमारा सेम है, तो हमें नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 3, हु वर पिलग्रिम्स। ये बताइए पिलग्रिम्स कौन थे, व्हाई डिड दे केम टू इंडिया, वो इंडिया क्यों आए। नेम सम फेमस चाइनीज़ पिलग्रिम्स हु ट्रेवल थ्रू आउट इंडिया, और कुछ फेमस चाइनीज़ पिलग्रिम्स के नाम बताइए जो कि इंडिया में आए और उन्होंने सफ़र किया, इंडिया में कुछ साल तक रहे। तो मैंने बताया था फाहीन था और योहेन, ठीक है। तो हु वर पिलग्रिम्स, क्वेश्चन नंबर 3, सबसे पहले पिलग्रिम्स कौन थे, हु वर पिलग्रिम्स। एक्सरसाइज कौन सी है हमारी, डी है, ऑफ कोर्स डी ही है हमारी। आंसर नंबर 3 लिखना है हमें, डी का, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का डी का। चलिए एक्सरसाइज डी है। यहाँ पर देखिए पिलग्रिम्स कौन थे, पहले इसकी डेफिनेशन देखिए। पिलग्रिम्स आर मैन एंड वुमेन हु अंडरटेक जर्नी टू होली प्लेसेस इन ऑर्डर टू ऑफर प्रेयर्स। ये हो गए हमारे पिलग्रिम्स, ठीक है। उसके बाद इन्होंने ये पूछा है कि जो हमारे कुछ यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन क्या है इनका, हमने पहले बता दिया पिलग्रिम्स कौन थे। फिर पूछा है कि इंडिया में वो लोग क्यों आए, वो लोग इंडिया में क्यों आए थे, वो इंडिया में बुद्धिज़्म के बारे में पढ़ने के लिए आए थे। और कौन कौन से चाइनीज़ थे जिनका नाम था, मतलब जिनके नाम बताने हमें, जो कि यहाँ पर रहे कुछ साल तक। तो यहाँ पर देखिए, पिलग्रिम्स एंड मिशनरीज फ्रॉम इंडिया ट्रेवल टू चाइना एंड सेंट्रल एशिया थ्रू दिस रूट, ये तो नहीं पढ़ना हमें। द फेमस बुद्धिस्ट मॉन्क कुमाराजीवा वेंट टू चाइना एंड स्टेड देयर फॉर सम टाइम, ये भी नहीं बताना है हमें। ये पूछा है इन्होंने यहाँ पर, द बेस्ट नोन ऑफ दीज आर द, यहाँ पर लिखा है बुद्धिस्ट पिलग्रिम्स फ्रॉम चाइना ऑल्सो ट्रेवल टू इंडिया। वाई, ये भी तो क्वेश्चन है, वाई दे विजिटेड सेवरल इंपॉर्टेंट प्लेसेस। अब ये पूछ रहे हैं इंडिया में क्यों आए, तो यहाँ पर लिखा है चाइनीज़ पिलग्रिम्स केम टू इंडिया टू स्टडी बुद्धिज्म। दूसरे का पार्ट ये हो गया। क्वेश्चन क्या है,
चाइनीज़ पिलग्रिम्स क्यों आए इंडिया में, वाई डिड दे कम, वाई डिड दे कम, वो इंडिया क्यों आए। पहले था कि पिलग्रिम्स होते कौन हैं, तो इसका आंसर नंबर 3 हो गया हमारा एक्सरसाइज डी का। यहाँ से लेकर यही वाला जो हमने आंसर नंबर फर्स्ट लगाया था बी का, यही वाला हमारा हो गया आंसर नंबर 3। आंसर नंबर 3 एक्सरसाइज कौन सी है, 3 का पहला पॉइंट, 3 का पहला पॉइंट, एक पॉइंट बनाया यानी पहला पॉइंट। एक्सरसाइज कौन सी है, डी है, एक्सरसाइज डी है, डार्क करके लिख रहा हूँ, आपको दिख रहा होगा इसमें, ठीक है। एक्सरसाइज डी है, ये हमारी हो गई पिलग्रिम्स की डेफिनेशन यहाँ से। अब वो आए क्यों थे, तो यहाँ पर हमें लिखना है वो आए क्यों थे, तो यहाँ पर लिखना है चाइनीज़ पिलग्रिम्स केम टू इंडिया टू स्टडी बुद्धिज़्म। ये दूसरा पॉइंट हो गया कि चाइनीज़ पिलग्रिम्स जो कि इंडिया आए थे वो क्यों आए थे, टू स्टडी बुद्धिज़्म। तो ये हो गया हमारा आंसर नंबर ये हो गया हमारा 3, इसका दूसरा पॉइंट, मतलब दूसरा, ये आंसर नंबर फर्स्ट का पहला, इसका 3 का पहला पॉइंट यहाँ से लिखेंगे पहले, पिलग्रिम्स आर मैन एंड वुमेन हु टेक जर्नीज टू होली प्लेसेस इन ऑर्डर टू ऑफर प्रेयर। उसके बाद फुल स्टॉप करके अगली लाइन में लिखेंगे कॉपी के कि चाइनीज़ पिलग्रिम्स केम टू इंडिया टू स्टडी बुद्धिज़्म। उसके बाद यहाँ पर फुल स्टॉप करके अब कुछ बेस्ट नोन चाइनीज़ बुद्धिस्ट पिलग्रिम्स के नाम बताने हैं। तो फिर ये तीसरा पॉइंट होगा, द बेस्ट नोन ऑफ दीज आर द चाइनीज़ पिलग्रिम्स आर फाहिन, हुएनसेंग एंड आई किंग। ये कौन सा पार्ट हो गया हमारा, ये हो गया आंसर नंबर 3, उसका तीसरा पॉइंट, इसका तीसरा पॉइंट एक्सरसाइज डी। अब मैं बता रहा हूँ आंसर कैसे लिखना है, दोबारा देख लीजिए आंसर। ये हमारा तीसरा पॉइंट है, मैंने यहाँ पर 3 गोले बनाए हैं, ठीक है, ये मैंने 3 गोले बनाए हैं। ये मेरा दूसरा पॉइंट है, मैंने 2 गोले बनाए हैं। अब आंसर देखिए कैसे लिखना है। आंसर शुरू होगा हमारा यहाँ से, पिलग्रिम्स आर मैन एंड वुमेन हु अंडरटेक जर्नी टू होली प्लेसेस इन ऑर्डर टू ऑफर प्रेयर। उसके बाद फुल स्टॉप करके यहाँ से लिखेंगे, फिर यहाँ पर आ जाएंगे चाइनीज़ पिलग्रिम्स केम टू इंडिया टू स्टडी बुद्धिज़्म। उसके बाद फुल स्टॉप करके फिर यहाँ पर आ जाएंगे, द बेस्ट नोन ऑफ दीज आर द चाइनीज़ पिलग्रिम्स फाहिन, हुएनसेंग एंड आई किंग। ये आपका फुल स्टॉप, उसके बाद आंसर कंप्लीट। ये वाली लाइन बीच में है मगर ये लास्ट में आएगी, सबसे पहले ये वाली, उसके बाद ये वाली, उसके बाद ये वाली, ठीक है। आंसर नंबर कौन सा हो गया, आंसर नंबर 3 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 हो गया। क्वेश्चन नंबर 50 ये है हमारा 59 पर, ये हमारा कहाँ पर है, पेज नंबर 59 पर, पेज नंबर 59। फिर है डिस्कस ब्रीफली हाउ सिल्क रूट गॉट इट्स नेम। ये कह रहे हैं ब्रीफली बताओ सिल्क रूट को उसका नाम कैसे पता चला, तो ये नहीं बता पाएंगे हम कैसे उसका नाम पता चला। क्योंकि नहीं बता पाएंगे। क्यों नहीं बता पाएंगे भाई, बता सकते हैं मगर हम बताएंगे नहीं, क्योंकि इतना बड़ा है कि बताते बताते आप लोग थक जाएंगे, ठीक है। तो सिल्क रूट यहाँ पर देखिए, पूरा सिल्क रूट के बारे में हमने यहाँ पर पढ़ा था, इन्होंने पूरा बताया था कि सिल्क रूट कैसे शुरू हुआ, कि जो चाइना से पूरा रास्ते जितने निकलते थे, जहाँ से सिल्क रूट चाइना ने जो है अपने सिल्क को ट्रेड करना, बेचना शुरू किया था, उसके ज़रिए फिर जो है लोग बाग यहाँ से अफ़गानिस्तान से, यूरोप से, जहाँ से भी, कहीं से भी, रोम से, इजिप्ट से, अरेबिया से, एडन से, कहीं से भी जो भी रास्ता चाइना तक जा रहा था, किसके लिए, सिल्क को ख़रीदने के लिए, वो सारे रूट्स का नाम सिल्क रूट पड़ गया था, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा आंसर है, ब्रीफली बताना है इन्हें कि कौन सा था और कैसे उसका नाम पड़ा, तो ये नहीं बताएंगे हम, ठीक है। सिर्फ इसमें यही करेंगे जो हमने कर लिया है। हमारे यहाँ पर चैप्टर कंप्लीट हो गया है, जल्दी से इसके कंटेंट पे आइए, ठीक है। हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है स्टूडेंट्स, ठीक है। चलिए कंटेंट पे आइए। अब यहाँ देखिए बच्चों, हिस्ट्री का चैप्टर 9 कंप्लीट हो गया, इसका पार्ट 11 पहले क्या था, पार्ट नंबर 12 आज हो गया। यहाँ पर हम कर देंगे ऐसे लंबा सा बड़ा सा टिक, ठीक है, यहाँ पर बड़ा सा टिक कर देंगे। हमारा चैप्टर नंबर 9 कंप्लीट हो गया है स्टूडेंट्स, ये हमारा कंप्लीट। अब हमारा इसमें एक चैप्टर बचा है, बाकी ज्योग्राफी में हमारे 2 हैं, सिविक्स में हमारे 2 हैं, 7th और 8th, और ज्योग्राफी में भी 7th 8th। तो यही आपका एनुअल का सिलेबस है जो हमने मार्क कर रखा है, आप लोग भी अपने बुक में मार्क कर लिए। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। अस्सलाम वालेकुम।